नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फाइनली बीजेटी की ओर मूव कर रहे हैं। जहाँ तक अभी हमने देखा है डायोड के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, क्लिपर क्लैम्पर रेक्टिफायर जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी हमने समझा है। वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में थोड़ी सी बात हुई है और साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं बीजेटी की। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है, इसको जानना, उसको समझना, उसके बारे में बात करना। आज सबको हाय हेलो करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आज हम सिर्फ थ्योरी की बातें करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ दे दूँ कि आज की जो क्लास है 12 तारीख की, उसके बाद 13, 14, 15 को मैं ऑफ पे रहूँगा। 16 से हमारी क्लास रिज्यूम होगी, यानी कि 13, 14, 15 का पूरा ऑफ है आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो 12 तारीख की जो आज की क्लास है हमारी, वो क्लास है सिर्फ बीजेटी के बाइसिंग से बारे में। मतलब बीजेटी जो आपने पढ़ा था अब तक, वो हमने देखा था कि वो वर्किंग कैसे करता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमने देखा था कि सर बाइपोलर का नाम बाइपोलर क्यों है, क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो होती है। इसका मतलब इसका नाम रखा था बाइपोलर। नाउ अब हमने इसके अंदर सारी वर्किंग सीखी और उसके बाद हमको समझ में आया कि यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं। मैंने वहाँ बात की थी आपको करंट गेन के अंदर अल्फा बीटा गामा, और तब समझाया था थोड़ा सा कि कॉमन इमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। तो आज की कहानी वहीं से स्टार्ट होगी और उसका नाम है बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा समझेंगे हम जरूर। हम ऑब्वियसली उतना समझेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चंस कहीं भी आ जाते हैं, कहीं पर भी आ जाते हैं का मतलब वो पूछ सकता है। कभी किसी पीएसयू के अंदर पूछ लेता है, कभी कहीं और जगह पूछ लेता है। मतलब क्वेश्चंस का एक लेवल होता है वहाँ पर। वो जरूरी नहीं कि आपके एसएससी जेई में पूछे। आपको पता है आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ पॉइंट्स यहाँ से बन जाते हैं, कुछ एप्लीकेशंस जो होते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं। तो बीजेटी का जानना, बीजेटी को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि बीजेटी की जो कॉन्फ़िगरेशन है जितने भी, उन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, क्या चीज़ कम हो रही है, इस कॉमन इमिटर में क्या अलग हुआ है, कॉमन बेस में क्या हुआ है। ज़्यादातर जो हमारे जितने भी एम्पलीफायर बनते हैं वो कॉमन इमिटर या फिर कॉमन बेस पे ही बनते हैं। क्यों सर? क्योंकि कॉमन इमिटर सबसे ज़्यादा यूज में आता है। उसका रीजन, क्योंकि वहाँ पर सबसे बेस्ट जो कन्फिग्रेशन हो सकता है एम्पलीफायर का, जहाँ पर हम कलेक्टर की तरफ आउटपुट लेते हैं और बेस की तरफ इनपुट लेते हैं, वो हमें कॉमन इमिटर में देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड जो एम्पलीफायर जनरली हम बनाते हैं वो कॉमन बेस के लिए बनाते हैं। कॉमन बेस जनरली हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम कर लेता है, और कॉमन इमिटर वैसे ज़्यादातर उसकी एक रेंज बहुत बड़ी होती है, बट फिर भी लो फ्रिक्वेंसी में तो बेस्ट है सर। ऑडियो फ्रिक्वेंसी से बोलते हैं उसके लिए तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है। अब आती है बात कॉमन कलेक्टर की। तो कॉमन कलेक्टर अपने आप में कुछ नेगेटिव चीज़ें साथ में लेके आता है। वो एज ए एम्पलीफायर थोड़ा कम काम आता है, जबकि वो इम्पीडेंस मैचिंग का काम ज़्यादा करता है। वहाँ पर अगर आपको करंट गेन को देखना है तो वहाँ पर आप कॉमन कलेक्टर पे जाते हो, अगर आपको करंट गेन अच्छा चाहिए तो वहाँ पर कन्फिग्रेशन जनरली दो ही होते हैं। कॉमन कलेक्टर का कन्फिग्रेशन जो सिंपल होता है एक सिंपल कॉमन कलेक्टर, उसको हम बोलेंगे एमिटर फॉलोअर भी। तो एमिटर फॉलोअर पे हम काम करते हैं। और या फिर दो कॉमन कलेक्टर, एक कॉमन कलेक्टर के आगे कैस्केडिंग में एक और कॉमन कलेक्टर, इसको हम बोलते हैं डार्लिंगटन फॉलोअर या डार्लिंगटन पेयर। तो ये जो फॉलोअर होता है, डार्लिंगटन फॉलोअर होता है, वो भी हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता है। बट यही दो हमारे पास कन्फिग्रेशन होते हैं, इसके सिवा कोई तीसरा कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं मिलता। क्योंकि जो जो आप कॉमन कलेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन की कैस्केडिंग करना शुरू करते हो, कहने का मतलब है डार्लिंगटन पेयर में एक कॉमन कलेक्टर के आगे एक और कॉमन कलेक्टर लगा दो। एक कॉमन कलेक्टर है आपका, उसके आगे एक और कॉमन कलेक्टर लगा दो, तो इससे कैस्केडिंग हो गई। तो आपको बता दूं कि कॉमन कलेक्टर का करंट गेन गामा होता था सबसे ज़्यादा। अल्फा बीटा गामा में गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती थी। तो कॉमन कलेक्टर का करंट गेन बहुत हाई होता है। उसके आगे अगर आपने एक और कॉमन कलेक्टर लगा दिया तो फिर तो करंट गेन आपका 1+बीटा का स्क्वायर हो जाता है, यानी सबसे हाईएस्ट हो जाता है। उसको हम थोड़ा सा अलग से कुछ पॉइंट्स बना के भी लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टर पेयर, इमिटर फॉलोवर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर, केसकोड एम्पलीफायर, ये सब कुछ कुछ काम की चीज़ें हैं जो कुछ कुछ एम्पलीफायर हमें पता होने चाहिए। तो इनके लिए हम अलग से एक टॉपिक ले लेंगे, अलग से हम उसके लिए क्लास लेंगे जहाँ पर इन एम्पलीफायर्स के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए डार्लिंगटन पेयर जो है, जहाँ दो कॉमन कलेक्टर आपने कैस्केडिंग में लगा के, वहाँ पर जो करंट गेन है वो तो बहुत मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, पर साथ ही साथ एक नुकसान भी दे रहा है। क्या नुकसान है सर? वो कि जो लीकेज करंट है वो भी बहुत मल्टीपल टाइम्स हो रही है। और बीजेटी को एक ही चीज़ से डर लगता है, बीजेटी को और किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आजकल वो कभी कभार मार खाता है, वरना तो वो अपने टाइम का तो शेर था, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार वो अगर मार खाता है तो वो उस लीकेज करंट की वजह से। क्यों? टेम्परेचर सेंसिटिविटी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अदरवाइज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट तो बहुत हाई है इसका, और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की वजह से ये आज भी प्रीफर किया जाता है, स्पेशली अगर इसकी
स्टेबिलिटी को, थर्मल स्टेबिलिटी को अगर अपन मैनेज कर जाएं तो ये हमारे लिए बहुत काम का होने वाला है। तो इसीलिए हम इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि कभी भी चलाकर ऐसा सीन ना आ जाए जहाँ लीकेज करंट बढ़ रही हो, तो फिर हम उस सीन से थोड़ा सा दूर रहते हैं, क्योंकि गेन की हमें टेंशन है ही नहीं। गेन तो हमारे पास वैसे भी, इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो गेन तो हम वैसे भी फीडबैक लगाकर भी दे सकते हैं, गेन की टेंशन नहीं है। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बना रहे रखना जरूरी है, वो मेंटेन रहना जरूरी है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। बड़े ध्यान सुनिएगा, पूरा फोकस इधर, सारी की सारी बातें बड़े ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लिखवाने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, इन जनरल आपको देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और वैसे आप इसको सीखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, आप देखते भी हैं। बस कुछ लोग इन सब चीज़ों को लेते हैं, कुछ लोग इसको नहीं लेते हैं। तो हम समझने वाले हैं सबसे अच्छे से, सबसे अच्छे तरीके से कि क्या चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, आप बीजेटी का एनालिसिस करने वाले हैं। किसका एनालिसिस करने वाले हैं सर? बीजेटी का। तो आपको बता दूं कि बीजेटी का एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। बीजेटी का एनालिसिस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारा एनालिसिस होने वाला है, वो एनालिसिस हमेशा एच पैरामीटर के थ्रू दिया जाता है। आपने 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ा होगा, बीजेटी के अंदर भी आपको इस तरह से 2 पोर्ट मिल रहे हैं, 2 पोर्ट मिल रहे हैं, हम जानते हैं सर। आप किसी एक तरफ इनपुट लगा दीजिएगा, किसी एक पोर्ट की तरफ इनपुट लगा दीजिए, दूसरे पोर्ट की तरफ आप आउटपुट लगा दीजिए, और इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो स्ट्रक्चर है सारी की सारी, इसको लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इसको इक्विवेलेंट ब्रेक करके। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए अलग पैरामीटर्स की तरह इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनाता है, और हाई फ्रिक्वेंसी पे इसका अलग इक्विवेलेंट मॉडल बनाता है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट मॉडल से ही पढ़ा जा सकता है, ये डिज़ाइनिंग वरना ऐसे पढ़ी नहीं जा सकती। तो इसका इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनाते हैं लोग, वो जब आप डीप में तैयारी करते हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की, तब वहाँ पर देखते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी मॉडल्स क्या क्या होते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल क्या क्या होते हैं। बट हमें उससे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है बेसिक लेवल पे, कि इसकी जब स्टडी की जाती है, जब इसको एज ए एम्पलीफायर जब इसको हम स्टडी करते हैं, तो हम इसको 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर किस पैरामीटर के थ्रू पढ़ते हैं। क्योंकि आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा 2 पोर्ट नेटवर्क, तो 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर आपने कुछ पैरामीटर्स देखे होंगे किसी भी 2 पोर्ट की स्टडी करने के लिए, और स्पेशली वो 4 पैरामीटर तो होते ही हैं सर। जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, अच्छा हाँ याद आ गया सर, एच पैरामीटर एंड टी पैरामीटर, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर एंड टी पैरामीटर, ये 4 पैरामीटर तो होते ही सर। इनके नाम भी होते हैं, वो आप नेटवर्क के अंदर देखिएगा कि शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस किसे बोलते हैं, ओपन सर्किट एडमिटेंस किसे बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर किसे बोलते हैं, एंड ट्रांसमिशन पैरामीटर किसे बोलते हैं। सर आपने ही बोल दिए सारे पैरामीटर, ठीक है। क्या चारों पैरामीटर होते हैं, चारों पैरामीटर के सिवा कुछ लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि इसका भाई होता है उल्टा, एच की जगह जी, और टी का भी उल्टा होता है, जिसको ABCD पैरामीटर भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं A डैश, B डैश, C डैश, D डैश पैरामीटर। पर इतना डीप में नहीं जाना, आपके लिए काम के 4 पैरामीटर है, इन चारों पैरामीटर को जान जाएं वही भी काफ़ी है, वो भी इतना नहीं पूछा जाता आपके लिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो ये एच पैरामीटर की स्टडी जो होती है, ये हमारे एम्पलीफायर को पढ़ने काम आती है, स्पेशली ट्रांजिस्टर से बनने वाले एम्पलीफायर को हम एच पैरामीटर से पढ़ते हैं। इसके रीज़न है क्योंकि सर ये आपके लो एम्पलीट्यूड वाले आपके पैरामीटर्स होते हैं, तो हमारे को पता है हमारे ट्रांजिस्टर पे भी हम लो एम्पलीट्यूड पे काम कर रहे होते हैं, मिली वोल्ट की सारी कहानी होती है, तो सारी करंट और वोल्टेज को हम लो एम्पलीट्यूड पे हैंडल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एच पैरामीटर सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं। उसके सिवा एक और रीज़न ये है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि हमें यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे गेन कितना आ रहा है, वोल्टेज गेन कितना आ रहा है, करंट गेन कितना आ रहा है, इनपुट का कितना इम्पीडेंस है, आउटपुट का कितना इम्पीडेंस है, तो ये सारा का सारा एच पैरामीटर से निकलता है। तो यानी कि अब मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको एच पैरामीटर समझ में आना चाहिए। वो होता है कि अगर आपके पास दोनों पोर्ट के ऊपर, इस पहले पोर्ट पे वोल्टेज V1 और करंट अंदर जाने वाली I1 है, और इस सेकंड वाले पोर्ट पे अगर वोल्टेज V2 और अंदर जाने वाली करंट I2 है, तो ऐसे केस में हम इसको एच पैरामीटर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं V1 इक्वल्स टू होना चाहिए H11 I1 प्लस H12 V2। ऐसे ही आपका यहाँ पे I2 होना चाहिए H21 I1 प्लस H22 V2। यानी कि सर यहाँ पर V1 की इक्वेशन और I2 की इक्वेशन, दो इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन के अंदर ये जो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो समझ में आता है कि V1 I2 के साथ कुछ 4
वेरिएबल जो है या 4 पैरामीटर्स जो है, सारे वेरिएबल्स को हम पैरामीटर बोलते हैं, ये चारों जो वेरिएबल्स है ये मिलके कहलाते हैं एच पैरामीटर। और यहाँ पर I1 एंड V2, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने ये लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में या किसी भी 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर जो आप पैरामीटर को लिखते हैं, इसके अंदर जो ये वेरिएबल्स है, कौन वेरिएबल्स है, ये V1, ये I1, ये V2, ये I2। तो इसके अंदर जो चारों वेरिएबल्स है, इन चारों वेरिएबल्स में से 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से स्टोरी सुनिएगा। ये जो भी थ्योरी है ना, इसको आप बस सुनते रहिए आराम से। आज की क्लास को बस आनंद लीजिए, बड़े ध्यान से थ्योरी को सुनिए। फिर इससे रिलेटेड जितने भी अपने डाउट्स है, जो भी अपने क्वेश्चंस है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरा सारा फोकस यहाँ है, तो आपका भी ध्यान सारा यहीं होना चाहिए। आज अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को होल्ड पे रखो और इस थ्योरी को बिना इंटरप्टेड सुनो कि सर ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी इस बात पे टिकी हुई है कि यहाँ पर V1 I2 ये जो है, ये इंडिपेंडेंट जो V1 I2 है, यहाँ पे हम जो ले रहे हैं, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहे हैं। और जो आपके H11, H12, H21, H22 के साथ जो इधर I1 और V2 लिखे हुए हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, और इन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की अपनी अलग स्टोरी है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की अपनी अलग स्टोरी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उनकी वैल्यू आप सारी कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप उसकी वैल्यू -∞ से ∞ है, जो भी आपकी प्रैक्टिकल वहाँ पे वैल्यूज हो सकती है वो आप रखते हैं। कि जैसे अगर करंट है वहाँ पे, तो आपकी जो इनपुट करंट है, तो आप इनपुट करंट की वैल्यू को 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक जहाँ तक भी ले जा रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, उसकी अलग अलग वैल्यूज आप रख रहे हैं, वो किसी वैल्यूज़ किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही। उस पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहे होंगे कि इनकी अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से इस इक्वेशन में जाएंगे तो हमें इनकी वैल्यू मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आपने देखा था अभी पीछे कि जो I1 और V2 है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमें पता है कि इस नेटवर्क के कुछ H पैरामीटर होंगे। इस नेटवर्क की स्टडी करके मैं इसके कांस्टेंट निकालूंगा, H11, H12, H21, H22। तो इसके जब ये कांस्टेंट आ गए तो फिर तो मेरे लिए हर I1 और V2 के लिए V1 निकल जाएगा, हर I1 और V2 के लिए I2 निकल जाएगा। दोनों की ये दोनों वेरिएबल इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है और ये दोनों डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लेवल तक जेईई में बहुत बार पूछा जाता है। वो पूछता है कि सर ये जो सर्किट है 5 ओम का, इसके अंदर 2 पोर्ट है, यहाँ पर वोल्टेज V1, यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर वोल्टेज V2, यहाँ पे करंट I2। वो आपसे पूछता है कि इसके अंदर मुझे जेड पैरामीटर्स निकाल के दे दीजिए, जेड पैरामीटर्स निकाल के दे दीजिए। मैं थोड़ा हट के बता रहा हूँ, जेड पैरामीटर्स आपने देखे होंगे कैसे निकालते हैं सर। V1 इक्वल टू होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू होता है Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो हम इस तरह से इसके जेड पैरामीटर निकालते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करके, लेकिन जेड पैरामीटर इसमें निकलते ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि सर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो यहाँ पे करंट I2 इक्वल्स टू -I1 आ रही है, I2 इक्वल्स टू -I1 आ रही है। मतलब जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए वेरिएबल, I1 और I2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वही आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। I1 बढ़ाओगे तो I2 उस पर डिपेंड कर रहा है, या I2 बढ़ाओगे तो I1 उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वही आपस में डिपेंड कर रहे हैं, तो आपके ये पैरामीटर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब किसी भी पैरामीटर के एग्जिस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ये इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए। तो की पॉइंट यही है, फॉर H parameter to be exist, H parameter to be exist, I1 and V2 must be independent। ये आपके इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए, ठीक है ना। ये हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो कोई पर्टिकुलर नेटवर्क दे दिया ऐसा जिसमें I1 और V2 एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए H पैरामीटर वहाँ निकलेंगे नहीं, फिर वहाँ पर आपके H पैरामीटर निकलेंगे नहीं। ध्यान रख लेना इस बात को।
अच्छा सर, ये तो बहुत प्यारी काम की चीज़ बता दी आपने। ठीक है सर, ध्यान रखूंगा। तो सर अच्छा, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अदरवाइज मेरे लिए वो पर्टिकुलर पैरामीटर काम नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ की सारी दुनिया एच पैरामीटर पे टिकी हुई है, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, वैसे अगर आपको पता है ये एच पैरामीटर निकालते हो आप, तो H11 की वैल्यू कितनी आती है? तो सर वो आती है V1/I1। सर यहाँ से नहीं समझ में आएगा आपको अच्छे से, यहाँ से समझ में आएगा। V1/I1 जब V2 इक्वल टू जीरो, V2 को जीरो कर दोगे तो V1/I1 ही तो H11 आता है। तो V2 को जीरो कर देंगे तो V1/I1 H11 आएगा, और V2 को जीरो कर देंगे तो I2/I1 H21 आएगा। ऐसे ही I1 को जीरो करेंगे आप तो V1/V2 H12 आएगा, और जब I1 को जीरो करेंगे तो I2/V2 H22 आएगा। तो इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। H11 को हम बोलते हैं V1/I1 when V2 इक्वल्स टू जीरो। अब आपको पता है कि सर ये V1/I1 जब V2 इक्वल्स टू जीरो, तो हम बोलते हैं ये इनपुट पोर्ट है, इसके ऊपर वोल्टेज और करंट का रेशियो है, और उधर शॉर्ट कर रखा है आपने, तो यहाँ से जो निकल के आता है इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट के रेशियो से, वो कहलाता है इसका इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। इसलिए इसको फेमस है, इसको HI से बोलते हैं, क्योंकि हम इसको बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। एग्जाम में पूछ लेता है वो कि इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर कौन सा है, तो वो होता है H11 या HI। ठीक है ना। कुछ लोग Z11 टिक कर देते हैं, आपने जेड पैरामीटर पढ़े नहीं है, वरना कुछ लोग Z11 टिक कर देते हैं क्योंकि वो भी V1/I1 होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उधर वहाँ पर V2 जीरो नहीं होता है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो वहाँ पर I2 जीरो होता है। इम्पिडेंस निकालने के लिए दूसरे पोर्ट को शॉर्ट करते हैं, ओपन नहीं। इम्पिडेंस कभी निकालते हैं, ये कुछ अंदर की कुछ गहरी गहरी बातें हैं, कुछ गहरी गहरी बातें हैं कि जब भी इम्पिडेंस निकालते हैं तो दूसरा पोर्ट शॉर्ट होना चाहिए। अगर दूसरे पोर्ट पे मैं इम्पिडेंस निकाल रहा हूँ तो पहला पोर्ट शॉर्ट होना चाहिए, और एडमिटेंस निकालने के लिए वो दूसरे पोर्ट को ओपन करते हैं, तो उस केस में करंट उधर जीरो करते हैं। अगर वोल्टेज जीरो किया तो उधर से इम्पिडेंस ही आएगा। अब जेड पैरामीटर की प्रॉब्लम ही यही है कि वहाँ पर अगर आप Z12 I2 अगर आप करंट को जीरो करते हो, I2 को जीरो करते हो, तो V1/I1 का रेशियो आता है, और सोचते हैं लोग कि यही इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर कहलाता होगा, इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर कहलाता होगा, जबकि ये रॉन्ग है। ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। ये इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर नहीं कहलाता है, ये नहीं कहलाता है। इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर कहलाता है H11। तो ये छोटी सी चीज़ का अंतर ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा, गलत टिक करके आ जाएंगे आप। तो याद रखना H11 इज द आंसर, H11 इज द आंसर। ये है आपका इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। ओके सर, नेक्स्ट H12, नेक्स्ट है H12। H12 क्या आता है सर? तो H12 होता है V1/I2, V1/I2। सर यहाँ पे देखिए H12 सॉरी H12 का सर V1/V2। यहाँ पर देखिए V1/V2 जब I1 इक्वल टू जीरो, I1 को आपने जब जीरो कर दिया तब जो V1/V2 का रेशियो, I1 जीरो करते पहले ये पूरा टर्म गायब हो गई, तो बस ये दोनों ये वाला बच्चे आपस में V1/V2 का रेशियो H12 आ जाएगा। तो इसी को तो हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन, HR, रिवर्स वोल्टेज गेन। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है सर कि अगर वोल्टेज गेन लेते तो V2/V1 होना चाहिए था, वोल्टेज गेन लेते तो V2/V1 होता, करंट गेन लेते तो I2/I1 होता है। लेकिन यहाँ पर तो सर V2/V1 नहीं है, V1/V2 है, तो रिवर्स में ले रहे हैं वोल्टेज गेन। अगर सीधा फॉरवर्ड में लेते तो V2/V1 बोलते। हम सिंपल वोल्टेज गेन का मतलब फॉरवर्ड में लेते हैं तो V2/V1 बोलते हैं या I2/I1 बोलते हैं। यहाँ पर आपका V1/V2 आ रहा है, इसलिए इसको रिवर्स की वजह से HR बोलते हैं। तो बहुत से बार पूछता है कि H12 का दूसरा नाम क्या है? HR, H11 का HI। तो HI और HR इसका नाम है। इसी तरह से मैं आगे के नाम यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ऐसे ही यहाँ पर जब H21 की बात चलेगी तो वो I2/I1 आएगा। आप अपने इक्वेशन से चेक कर लीजिएगा, V2 इक्वल टू जीरो। मुझे रटी हुई है तो मैं सीधा सोच के बता रहा हूँ, I2 इक्वल टू H21I1 आएगा V2 को जीरो रखते वक्त। तो इसको हम बोलते हैं HF, क्योंकि ये फॉरवर्ड करंट गेन दे रहा है। ये फॉरवर्ड में है सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे देना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर करंट गेन के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर एजिटीज ही आपका पैरामीटर ही करंट गेन दे देता है। तो HF को ही बोलते हैं करंट गेन, इसीलिए हम अल्फा बीटा गामा को HF के साथ ही बोलते हैं बहुत सी बार। अभी आऊँगा उस बात पे भी, पर ध्यान रखना ये आपका होता है फॉरवर्ड करंट गेन। एंड लास्ट H22 वो होता है I2/V2 जब I1 आपका जीरो, जब आपका I1 जीरो, तो इसे हम बोलते हैं HO या फिर आउटपुट एडमिटेंस। क्या बोलते हैं?
आउटपुट एडमिटेंस, ये आउटपुट एडमिटेंस है, ठीक है ना, HO। तो ये है आपका आउटपुट एडमिटेंस, ये है आपका फॉरवर्ड करंट गेन। तो आपके पास चारों की चारों चीज़ें आ गई। ये आपका इसकी यूनिट होती है महो, HO की यूनिट क्या होती है सर, महो। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, जो गेन वेन है वो तो यूनिटलेस होते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी है। उससे पहले वाले के देखो, ये रिवर्स वोल्टेज गेन की बात करोगे तो ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये भी यूनिटलेस है, यूनिटलेस। और यहाँ पे बात करोगे तो इसकी यूनिट है ओम। यूनिट कितनी होती है सर इसकी, ओम। तो इन चारों की यूनिट्स पता होगी, कभी यूनिट पूछ ले। हमारे लेवल पे छोटे छोटे एग्जाम के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और आरआरबी जेई के लिए फेमस हो जाते हैं ये, जैसे क्वेश्चन टिक करने ही काम आते हैं। ऐसे जेई में तो नहीं पूछे, लेकिन उसने आरआरबी जेई वगैरह में से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि इसके अंदर इसकी यूनिट क्या है, HI किसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस क्या था। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे वाले इस टॉपिक पे, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टोरी पे। तो अब काम की बात ये है मेरे पास कि मैं कोई भी जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ूंगा तो मेरे को पता है कि यहाँ पर उस कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को दो चीज़ें जाननी है। क्या, मुझे V1 एंड I2 जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है इनको जानना है, और इनको पढ़ूंगा मैं जब ये किसके फंक्शन की वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के फॉर्म में होते हैं। ये कौन इंडिपेंडेंट है सर, इंडिपेंडेंट है सर I1 एंड V2। तो I1 एंड V2 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनके फंक्शन के फॉर्म में होते हैं, ये दोनों इनके फंक्शन के फॉर्म में होते हैं, I1 एंड V2। तो मैं अब इस चैप्टर में यही करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, कॉमन इमिटर के अंदर मैं इस V1 को पढ़ने वाला हूँ जो कि I1 एंड V2 की फॉर्म में होगा, और I2 को पढ़ने वाला हूँ जो भी कि I1 एंड V2 की फॉर्म में होगा। इसको हम बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जो आप पढ़ने वाले हैं उसके अंदर V1 यानी कि इनपुट वाला पोर्ट है, फर्स्ट पोर्ट है ना, तो इनपुट वाला पोर्ट है। तो हम जब इसकी स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहा हूँ, और जब मैं इसकी स्टडी करूँगा तो मैं बोलूँगा कि मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहा हूँ। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर पढ़ना होगा तो मैं करंट I2 को पढ़ूंगा, जो आउटपुट पे आ रही, सेकंड पोर्ट पे जो आ रही करंट, उसको पढ़ूंगा। किनकी हेल्प से, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनकी हेल्प से। तो इन दोनों की हेल्प से पढ़ूंगा मैं। और अच्छे से बोलूँ मैं आपको, तो मैं आपको बता दूँ फिर से कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, याद रखना आज के बाद दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ। मेरी इस क्लास के अंदर हर पॉइंट का बहुत मतलब होता है। डे 1 से आप देखते आ रहे होंगे, जिसकी आंखें टिकी हुई है, इन मेवाड़ी सर की बातों पे आंखें टिकी हुई है कि हाँ, कभी कभार कुछ बातें थोड़ी सी डीप होती है, कभी कभार कुछ बातें थोड़ी सी गहरी होती है, अच्छी होती है, पर ये बातें जानकर मुझे जो हासिल करना है ना, वो भी बहुत गहरा है, वो भी बहुत वैल्यू वाला है। तो जो मुझे हासिल करना है उसके हिसाब से मैं अपनी आंखें टिका रहा हूँ। तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप देखना, मेरी छोटी छोटी बातों को नोट करना। यहाँ पर आप देखना कि सर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा होगा और यहाँ पे करंट आएगा। VI कर्व होते हैं ये, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है VI कर्व है। और हमको पता है कि सर यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी क्या लेना है सर, V1। तो वोल्टेज, क्योंकि मेरे को पढ़ाई किसी करनी है, V1 की, तो एक जगह तो फिक्स हो चुका है कि V1 लेना तय है। अब यहाँ करंट कौन से लूँ, तो ये जो बचे हुए हैं इन दोनों की हेल्प से पढ़ना होता है सर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर I1 लूँगा, और ये जो ग्राफ है, यहाँ पे जो ग्राफ बन रहे होंगे, ये ग्राफ किसके बनेंगे, V2 के। तो ग्राफ ऑफ V2 मिलेंगे मेरे को। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर तो पता है मेरे को साफ साफ कि क्या होने वाला है सर। V1 को पढ़ना है तो वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और किसकी हेल्प से पढ़ेंगे इसको, I1 और V2। तो उसमें करंट जो भी है इसको वही पे लेना है, क्योंकि VI कैरेक्टरिस्टिक्स है एक जगह, तो ये तो रिजर्व है, ये तो रिजर्व है जिसको पढ़ना है। या फिर यहाँ पे जैसे अगले वाले में करंट है ना, तो ये यहाँ रिजर्व है, क्योंकि Y एक्सिस पे करंट है और X एक्सिस पे वोल्टेज है। तो सर X एक्सिस पे और वोल्टेज है, Y एक्सिस पे करंट है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, जिसे बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना। तो किसी भी ट्रांजिस्टर की, किसी भी आपके डिवाइस की अगर कैरेक्टरिस्टिक जाननी है तो VI कैरेक्टरिस्टिक को जानना पड़ता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सर वोल्टेज और करंट को पढ़ने वाले हैं। और हमें पता है कि अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो V1 को ही पढ़ना है, V1 इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको जानना है। तो सर वोल्टेज का है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पर V1 को रख दो। अब किन की हेल्प से, क्योंकि अब मेरे पास एक ही वेरिएबल था जिसको रख दिया, तो अब जो जिनकी हेल्प से आप पढ़ रहे हो, जिनके फंक्शन की फॉर्म में पढ़ रहे हो, वो I1 और V2 है।
तो सर जो करंट इन दोनों में से कौन सी है, I1, तो I1 को आपको y एक्सिस पे रख देना है। तो अब जो V2 है उसके ग्राफ बन रहे होंगे, तो हम जो स्टडी करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, वहाँ V2 के ग्राफ की स्टडी करेंगे, जहाँ x एक्सिस पे वोल्टेज V1 को वेरी कर रहे होंगे, करंट I1 को देख रहे होंगे। तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा आपका, ये होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड बी देखें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अगर आप बात करें तो वहां पर मुझे पता है कि सर I2 को पढ़ना होगा, तो यहाँ करंट फिक्स हो गई मेरी, I2 लेना पड़ेगा, करंट तो फिक्स हो गई, I2 लेना पड़ेगा। अब इसको किसकी हेल्प से पढ़ेंगे सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से। कौन है, I1 एंड V2। तो सर इनमें से वोल्टेज कौन है, V2, तो उसको यहाँ रख दो क्योंकि इस कर्व में यहाँ वोल्टेज आता है। तो अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेंगे किसके बनेंगे सर, तो जो ग्राफ बन रहे होंगे सारे के सारे वो I1 के बन रहे होंगे सर। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में करंट I1 के ग्राफ बन रहे होंगे। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ऐसे ये वर्क करता है। ओके, तो अब ये ही कैरेक्टरिस्टिक हम जानेंगे कॉमन एमीटर के लिए एंड कॉमन बेस के लिए भी। कॉमन एमीटर कॉमन बेस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली कॉमन एमीटर। तो उसके बारे में जानेंगे, कैसे कर्व बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, थोड़ा सा रीजन पता होना चाहिए, कहीं पूछ ले, फिर उनकी एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें से पूछ सकता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से। तो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, देखिए कॉमन एमीटर अगर आपका है तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एमीटर को आप कॉमन ले रहे हैं। तो आपको पता है कि सर एक तरफ जो इनपुट है वहाँ पर हम हमेशा ट्राई करते हैं कि बेस आए, बेस इज द बेस्ट इनपुट और कलेक्टर बेस इज द बेस्ट आउटपुट। बीजेटी के लिए हम चाहते हैं कि कलेक्टर पे ही आउटपुट आए और बेस पे इनपुट आए, क्योंकि हमने इसकी वर्किंग देखी है और वर्किंग में हमने सीखा इस वर्किंग को देखते हुए कि हमेशा एज अ बेस्ट इनपुट आपका बेस करंट होती है, जो आपने कुछ मिली एम्पेयर सॉरी कुछ माइक्रो एम्पेयर में आई थी और उसका मल्टीपल टाइम्स होकर कलेक्टर पे जो मेन करंट है वो आउटपुट पे आ रही थी आपकी। उसकी पूरी वर्किंग जानी अपन है कि कुछ होल्स रिकम्बन होकर आपके पास घूम के आ रहे थे बेस के अंदर, एज अ इनपुट की तरह वर्क कर रहे थे और बच्चे सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एज आउटपुट की तरह करंट बाहर रहे थे। तो जो मेन इमीटर करंट है उसके दो पार्ट बट रहे थे। तो यानी कि हमने देखा सीखा कि जब भी इसको एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि बेस पे एज ए इनपुट आए, कलेक्टर पे एज ए आउटपुट आए, और ये फैसिलिटी कॉमन इमीटर प्रोवाइड कराता है। ये बेस्ट फैसिलिटी आपकी, इसलिए सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर कॉमन इमीटर बनते हैं। अब अगर आप कॉमन इमीटर नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे, तो ठीक है, मजबूरी के अंदर फिर हो सकता है कि आपको आउटपुट तो कलेक्टर पे मिल रहा है लेकिन इनपुट पे बेस नहीं मिल रहा होगा, इमीटर मिल रहा होगा। तो फिर इमीटर मीडिएटर है, जहाँ पर जो अवेलेबल नहीं है वहाँ पर फिर इमीटर बन जाता है। इनपुट अवेलेबल नहीं है बेस, क्योंकि वो कॉमन बेस था, तो फिर वो इमीटर आपका एज ए इनपुट पे वर्क करेगा। और अगर आपके पास आउटपुट पे कलेक्टर अवेलेबल नहीं है तो इमीटर एज ए आउटपुट बन जाएगा। तो इमीटर इज द मीडिएटर, लेकिन बेस्ट तो यही है कि इमीटर को कॉमन ले लो तो आपको इनपुट पे बेस अवेलेबल रहेगा, आउटपुट पे कलेक्टर आपका अवेलेबल रहेगा, दोनों अवेलेबल है। तो बेस्ट एम्पलीफायर यहीं से बनते हैं। यहाँ पर ये बेस एज ए इनपुट पे काम कर रहा होगा, कलेक्टर एज ए आउटपुट पे काम कर रहा होगा। तो सर ये मेरे लिए टू पोर्ट है। अगर ये टू पोर्ट है तो यहाँ पर इस फर्स्ट पोर्ट पे करंट होगी, बेस है इसलिए इस I1 करंट का नाम है IB। यहाँ पे जो I1 करंट जाती है और यहाँ पे वोल्टेज जो V1 होता है, तो इस V1 का नाम अब की बार बेस टू इमीटर वोल्टेज है, VBE है। बेस टू इमीटर वोल्टेज है VBE, वरना मैं यहाँ पे V1 लिखता हूँ, यहाँ पर V1 लिखता हूँ, यहाँ पे करंट जाने वाली I1 लिखता हूँ, इधर करंट I2 लिखता हूँ जो कि कलेक्टर पॉइंट है इसलिए IC बोलूँगा, और यहाँ पे V2 वोल्टेज बोलता हूँ लेकिन यहाँ पे VC ही बोलूँगा क्योंकि कलेक्टर से इमीटर के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है, तो इसको VC बोलूँगा। तो यहाँ पर मेरे लिए V2 है VC, V1 है VB, I1 करंट IB है और I2 करंट IC है। तो ये मेरा एक कॉमन इमीटर का डायग्राम है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये कॉमन इमीटर का एक डायग्राम हो गया बेसिक, जिसके अंदर V1 I1 सब समझ में आ चुके हैं मेरे को। तो इसका मतलब मैं यहीं बोल देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, क्या कि मुझे सर V1 को पढ़ना होता है। V1 यहाँ पे कौन है, बेस टू इमीटर यानी कि VB आएगा। सर मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मुझे याद ही हो गया, V1 को पढ़ना होता है तो VB आएगा। किसकी हेल्प से, तो सर फंक्शन होते हैं I1 और V2 के। यहाँ पे I1 है सर IB, तो IB एंड V2 कौन बनेगा सर, तो सर जो V2 है वो VC बनेगा, तो VC की हेल्प से। तो I1 एंड V2 की हेल्प से पढ़ेंगे इसको, तो IB एंड VC की हेल्प से पढ़ेंगे, तो ये VB बनेगा जो कि फंक्शन होगा IB एंड VC का। किसका होगा सर ये, IB एंड VC का। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ चुका है किसका होगा सर। यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होगा तो मुझे पता है कि सर इसको पढ़ेंगे किसके लिए, तो इसका इसके लिए V2 ये तो V1 के लिए पढ़ा, यहाँ I2 के लिए पढ़ेंगे, तो I2 किसके लिए होता है, कलेक्टर के लिए। और किसका फंक्शन होता है सर ये,
I1 एंड V2 यानी कि IB एंड I1 एंड V2 यानी कि IB एंड VC। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ने हैं अपने को, वो किस किस के फंक्शन बनेंगे वो भी समझ में आ चुका है। बस वो बनेंगे कैसे वो देखना है। वो जो बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और फिर समझाऊंगा कि ऐसा क्यों आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं इनके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहले देख रहे हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया था अभी कि VB का फंक्शन होगा और IB एंड VC से बन रहा होगा, IB एंड VC से बन रहा होगा, यानी कि I1 एंड V2 से बन रहा होगा। और V1 को पढ़ रहे हैं अपन। तो सर V1 को पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता है सर कि इसके अंदर V1 यानी वोल्टेज यहाँ पे आएगा तो VB तो यहाँ पे आएगा। अब करंट कौन सी इसमें IB, तो सर IB यहाँ आ रही होगी। तो यहाँ पे ग्राफ किसके बन रहे होंगे, ग्राफ बन रहे होंगे सर VC के। ग्राफ किसके बन रहे होंगे, VC के। तो देखो वास्तव में ऐसे ही होता है, बनते ऐसे हैं। यहाँ पर VB x एक्सिस पे होता है, IB y एक्सिस पे होता है, और ये जो ग्राफ होते हैं ये VC के बन रहे होते हैं ऐसे। और ये फिक्स पैटर्न है इसका, जो कि आपकी कॉमन एमिटर के अंदर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसे आते हैं। देखना लगभग इसे मिलता जुलता कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का भी आता है। थोड़ा सा इनकी जो वैल्यूज होती है अलग अलग होती है और उसके कुछ रीजन्स होते हैं, तो देखते हैं। स्पेशली कॉमन इमीटर ही मेरा हमेशा फोकस रहता है। एम्पलीफायर में सबसे प्यारा एम्पलीफायर कॉमन इमीटर से बनते हैं, इसलिए पूछता है क्वेश्चन कॉमन इमीटर पे ही है, अगर पूछेगा इससे तो बड़े ध्यान से देखना। जो कि आपको बता रहा हूँ फिर से, ये जो क्वेश्चंस है ना RRB जी के लिए बहुत फेमस है क्वेश्चंस, तो मैं उसके ऊपर ध्यान देते हुए क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर जब मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया इसका, तो कुछ ऐसे ग्राफ मिले। इस ग्राफ पे मैंने ध्यान दिया तो देखो VC1 VC2 VC3, VC की 1 की वैल्यू 0, VC2 की वैल्यू 0.2, VC3 की वैल्यू 0.4। तो जैसे जैसे मैं VC की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ सर, कि पर्टिकुलर किसी VB के लिए, इसको मैं बोलता हूँ VBQ। VBQ का मतलब क्या है, क्यूसेंट पॉइंट। जिसको हम पढ़ते हैं उसे हम बोल रहे हैं क्यूसेंट पॉइंट, जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट का पॉइंट है। ये आगे भी आएगा, इसको वहाँ समझेंगे भी सही। ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं क्यूसेंट पॉइंट, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। तो ये VBQ की एक पर्टिकुलर कोई वोल्टेज VB के ऊपर मैंने देखा कि अलग अलग VC के लिए अलग अलग करंट आ रही है, बेस करंट। जैसे आप देखो, आपका सबसे कम VC था तो आपकी IB सबसे ज़्यादा थी। जब VC बढ़ा दिया तो IB कम हो गई, फिर VC बढ़ा दिया तो IB और कम हो गई। देखो ध्यान से, एक पर्टिकुलर VB पे ध्यान देना। एक VC की वैल्यू 0 है तो आपकी IB की वैल्यू कुछ आ रही है, IB1। फिर VC की वैल्यू बढ़ाई तो आपकी IB की वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू कम हो गई। फिर VC की वैल्यू और बढ़ाई तो आपकी बेस करंट IB की वैल्यू और कम हो गई। तो आपके फाइनली जो आपने देखा होगा कि IB1 IB2 IB3 करंट बेस कम होती जा रही है जो जो VC बढ़ाता जा रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं अब लिखूंगा इस बात को अच्छे से, इस बात को मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। इसका मतलब एज VC इंक्रीज, एज VC इंक्रीज IB डिक्रीज, IB डिक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये जानना है मेरे को सर, ऐसा क्यों हो रहा है। सो इट हैपन्स ड्यू टू, यहाँ पे आपने क्या रख रखा था, कांस्टेंट VB, कांस्टेंट VB के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो इट हैपन्स, ऐसा होता है क्योंकि इट हैपन्स ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट की वजह से हो रहा है सर ये। अर्ली इफेक्ट पढ़ा है आपने, अर्ली इफेक्ट, हाँ। क्यों, क्या पढ़ा सर, मैंने पढ़ा सर कि जब भी कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाते हो आप, मैंने देखा था वहाँ पर, आपने याद दिलाया, आप अच्छा याद दिलाया मैंने, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वापस याद दिला दो सर आप एक बार, वापस आप भी याद दिला दो। मेरे को जितना याद आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर हमने देखा था वहाँ पे कि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस में होता है, जबकि इमीटर बेस जंक्शन आपके फॉरवर्ड बाइस में होता है। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है। तो जब ये रिवर्स बाइस में होता है तो जैसे जैसे मैं इस वोल्टेज को बढ़ा रहा होता हूँ, ये जो डिप्लेशन विड्थ है ना सर, ये और फेल रही होती है। तो ये जो बेस की इफेक्टिव विड्थ है ना, ये कम हो रही होती है। तो बेस की इफेक्टिव विड्थ जो मेरी और कम हो रही होती है। बेस की इफेक्टिव विड्थ कम होने के जो नुकसान है या फायदे हैं वो मैंने देखे थे। क्या, इसको तो बोलते हैं अर्ली इफेक्ट, या इसको बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन मतलब कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाने से जो बेस विड्थ को मैं वेरी कर रहा हूँ उसे हम बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। समझाया था मैंने इसका कि पूरा नाम का मतलब क्या होता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब क्या था, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, समझाया था कि हमने कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं वहाँ पे, फेज मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं। तो हम वहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो हम ये कहना चाह रहे थे वहाँ पे कि कैरियर के एम्पलीट्यूड को मैसेज सिग्नल से वेरी कर रहे हैं।
अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो हम बोलते हैं कैरियर की फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल से वेरी कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन की, तो हम बोलते हैं कैरियर के फेज को हम एम्पलीट्यूड, जो मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड से वेरी कर रहे हैं, तो उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी बेस विड्थ मॉड्यूलेशन ये होता है, हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर कलेक्टर के वोल्टेज से इसके इफेक्टिव बेस विड्थ को हम वेरी कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। अच्छा, जे फेट में भी अपने पढ़ता, वहाँ पे होता है चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है वहाँ पे? चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। क्यों? आपने देखा था वहाँ पर आपने देखा था कि जो आपका जे फेट होता है उसके लिए जब आप बाहर वोल्टेज लगा रहे हो रिवर्स के अंदर, तो आपने देखा कि जो जो आप इस वोल्टेज को बढ़ाते हो तो इसके चैनल की जो विड्थ है वो बदलती रहती है। आपने पता ना, यहाँ पे विड्थ बदलते रहते हो, तो आप इन वोल्टेज से, स्पेशली वीजीएस को जब आप बदलते हो तो यहाँ पे आपकी डिप्लेशन विड्थ बढ़ती रहती है, तो चैनल विड्थ कम ज़्यादा होती रहती है। तो इस वीजीएस को बढ़ाने घटाने से जो चैनल विड्थ बढ़ घट रही है, इस वीजीएस का मेन इफेक्ट होता है इसमें। तो वीजीएस के बढ़ाने घटाने से जो चैनल विड्थ बढ़ घट रही है, इसको हम बोलते हैं चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। वहाँ पर कभी नाम आता है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये हमने पढ़ते वक्त नाम मिस किया था शायद। अब मुझे याद है कि चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन का नाम शायद मैंने लिया नहीं था। अब याद रखना, वीजीएस को वेरी करने से जो चैनल की विड्थ जो आपकी कम ज़्यादा हो रही है, इसको हम बोलते हैं चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन। बस आपसे ये पूछेगा कि कहाँ होती है? जे फेट में अपन ने देखा था, वहाँ पर हम चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन देखते हैं, जबकि बीजेटी में अपन ने क्या देखा था? बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो सर बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब है कलेक्टर वोल्टेज जब भी बढ़ेगा इफेक्टिव बेस विड्थ कम होगी। तो इससे क्या क्या फर्क पड़ता है सर? इससे हमने देखा था कि सर बेस करंट कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इनको रिकम्बाइन होने के लिए टाइम कम लगता है। कलेक्टर करंट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ इससे बीटा तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अल्फा थोड़ा सा बढ़ता है, और इमीटर करंट भी थोड़ी सी बढ़ती है, स्लाइटली। ये स्लाइटली इंप्रूव होती है, ये भी स्लाइटली है और ये भी बहुत स्लाइटली है, ये थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन हमको पता है कि सर ये 0.98 से 0.99 भी हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, तो ये तो 49 से क्या हो जाता है सर? 98। ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया था मैंने कि जब अल्फा की वैल्यू 0.98 से 0.99 होती है, तो बीटा की वैल्यू 49 से 98 होते हुए देखा था अपन ने। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर ये सीखा कि जैसे ही आपने कलेक्टर वोल्टेज रिवर्स वाला बढ़ाया, आपका बेस विड्थ कम हुआ, और बेस विड्थ कम होते ही आपका बेस करंट कम हुआ, कलेक्टर करंट बढ़ गया, बीटा बहुत टाइम्स बढ़ गया, अल्फा थोड़ा सा बढ़ा, इमीटर करंट थोड़ा सा बढ़ा। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि सर बेस करंट कम हुआ। इसका मतलब जब आप वीसी बढ़ा रहे हैं तो आपका बेस करंट कम होना चाहिए था, और वो हो भी रहा है। किसकी वजह से? अर्ली इफेक्ट की वजह से। यानी कि हमने देखा कि किसी कांस्टेंट वीबी के लिए आपका वीसी नीचे बढ़ रहा है। देखो वीसी 0 वोल्ट, फिर 0.2 वोल्ट, फिर 0.4 वोल्ट। तो वीसी जब आप बढ़ा रहे हैं तो आपका बेस करंट कम हो रहा है। तो बेस करंट क्या हो रहा है सर यहाँ पे? कम। तो इसलिए हमने देखा कि सर यहाँ पे बेस करंट आपको क्या होना चाहिए? कम, जो कि बेस करंट कम हो भी रहा है। वीसी ब्रांच से बेस करंट कम हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? अर्ली इफेक्ट की वजह से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा। अब देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखने वाले हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आना चाहिए अच्छे से कि कॉमन इमिटर के अंदर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज़ हुई थी, कैसे कर्व बना था। और अगर हम बात करें तो अब आते हैं कि कॉमन इमिटर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा। तो सर देखिए ये ऐसे बनते हैं कुछ। यहाँ पर हम पहले से इधर से देख लेते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि I2 करंट के लिए बनता है, और I2 करंट यहाँ पर IC है। क्यों? क्योंकि सर सेकंड पोर्ट जो उधर का है उसमें कलेक्टर लगा हुआ है, फर्स्ट पोर्ट जो इधर का है उसके अंदर हमने देखा था कि बेस लगा हुआ है। तो यानी कि I1 तो है बेस करंट, I2 है कलेक्टर करंट। तो सेकंड पोर्ट जो है वो कलेक्टर करंट है वहाँ पे, तो I2 आपके लिए IC है। और ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है किसका? I1 एंड V2 का। यहाँ पर I2 करंट को पढ़ते हैं, I1 और V2 है। I1 कौन है सर यहाँ पे? IB, एंड V2 कौन है सर? VC। ओह सर बहुत बादाम खाई है आपने यार, बहुत दिमाग लगाया। समझ में तो आ रहा है, पर बात दिमाग को वहाँ रखाना पड़ता है, दिमाग को वहाँ रखना पड़ता है यार, बादाम खानी पड़ती है इसके लिए। अच्छा ठीक है सर, तो ठीक है IC को पढ़ना है। तो सर इसका मतलब ये भी तय है सर कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर I तो यहाँ पर IC फिक्स हो चुका है। अब वोल्टेज किसको ले? तो इन दोनों में से कौन वोल्टेज है सर? VC। तो VC को ले लीजिए सर। तो सर ऑब्वियसली ग्राफ किसके बन रहे होंगे सारे? तो सर ये ग्राफ पढ़ेंगे IB के, अलग अलग IB के ग्राफ बनेंगे, जो कि बन भी रहे हैं। देखो अलग अलग IB के ग्राफ बन रहे हैं। यहाँ X पे VC है, Y पे IC करंट है, और जो ग्राफ है अलग अलग IB बेस करंट के हैं, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनते हैं। तो अब देखते हैं, इनकी स्टडी करते हैं कि सर ये ग्राफ ऐसे कैसे बन रहे हैं और क्या समझ में आ रहा है इससे। देखो यहाँ पर ये जो वोल्टेज होता है, पहले तो इसको समझो, ये है 0.2 वोल्ट। इस 0.2 वोल्ट से ज़्यादा VC की वैल्यू लेते हो तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, और 0.2 वोल्ट से कम लेते हो तो इधर हम बोलते हैं सेचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं? सेचुरेशन रीजन। ये सेचुरेशन रीजन। और जब आपकी
बेस करंट 0 से के आसपास होती है तो वहाँ तक का रीजन कहलाता है कट ऑफ रीजन। तो ये नीचे वाला जो रीजन है वो क्या कहलाता है, कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सेचुरेशन रीजन आपको दिख रहे हैं, सेचुरेशन रीजन वगैरह सब आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखो ये सब आपको दिख रहे हैं, अच्छे से नोट्स बन रहे हैं आपके। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका एक्टिव रीजन क्लियर है, कट ऑफ रीजन क्लियर है और इधर सेचुरेशन रीजन है, तो आपको बस ये देखना है कि जो जो आपने वीसी बढ़ाई तो आपका बेस करंट जो फिक्स था वो ऐसा टिल्ट क्यों हो गया, ये सारे ऐसे टिल्ट हो गए। भाई बेस करंट है, फिक्स है, तो ऐसे सीधे सीधे रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में चाह रहा था ऐसा है, मैं तो चाह रहा था कि ग्राफ कुछ ऐसा आए, मैं तो चाह रहा था कि ग्राफ से स्ट्रेट लाइन सीधे सीधे आए, अलग अलग बेस करंट के हिसाब से कलेक्टर करंट आ रही है, सबके लिए कलेक्टर करंट आ रही है हर बेस करंट के लिए। क्यों? क्योंकि सर वो आई सी इक्वल टू बीटा आई भी होता है, तो कुछ आ रही होगी। आप 20 माइक्रो एम्पेयर ले रहे हैं, बीटा की वैल्यू सर 50 है, तो सर मेरे को बीटा की वैल्यू 50 है तो 50 इंटू 20 माइक्रो एम्पेयर है, तो सर मेरे को लग रहा है कि सर यहाँ पे आना चाहिए 1000 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 1 मिली एम्पेयर आ जाना चाहिए सर, तो 1 मिली एम्पेयर आना चाहिए। तो आईसी की वैल्यू यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर आना चाहिए, तो कांस्टेंट आईबी के लिए कांस्टेंट आईसी आना चाहिए था, पर यहाँ पर तो ये टेढ़ा आ रहा है। मतलब जैसे ये आईबी की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पेयर ले लेता हूँ, यहाँ पर आईबी की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पेयर है, तो इसके लिए अलग अलग आईबी के लिए, अलग अलग आईबी के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि आईसी भी अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर आईसी अलग और यहाँ पर आईसी एकदम अलग, ये IC1 ये IC2, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे सेम बेस करंट, सॉरी सेम बेस करंट, अलग अलग आईबी नहीं ले रहा हूँ, सेम बेस करंट में अलग अलग वीसी ले रहा हूँ, यहाँ वीसी अलग लिया और यहाँ तक का वीसी बढ़ा दिया मैंने, तो सेम बेस करंट के लिए कलेक्टर करंट कैसे चेंज हो गया सर, कलेक्टर करंट कैसे चेंज हो गया, कलेक्टर करंट तो बीटा आईबी होता है ना सर, तो अगर आपकी आईबी सेम है पूरा 20 माइक्रो एम्पेयर ये, तो आईसी कैसे बढ़ गया आपका। तो इसका रीजन देखो कि सर जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना वीसी को, तो सेम बेस करंट पे भी कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, सेम बेस करंट पे भी कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सर सेम बेस करंट पे भी जो जो आप वीसी बढ़ाओगे यानी कि कलेक्टर जंक्शन के वोल्टेज को बढ़ाओगे, तो फिर से वही कहानी सर, वहाँ पर जो रिवर्स बाइसिंग है वो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो अर्ली इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था रिवर्स जंक्शन पे जो कलेक्टर वोल्टेज है उसकी वैल्यू बढ़ाते हो तो वहाँ रिवर्स बाइसिंग बढ़ती है, रिवर्स बाइसिंग अगर बढ़ती है तो वहाँ पर आपका अर्ली इफेक्ट बढ़ता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बढ़ता है, उसका मतलब उसके अंदर जो बेस विड्थ है, बेस की इफेक्टिव विड्थ है वो कम होती है। इफेक्टिव विड्थ कम होते ही पहले हमने देखा कि सर बीटा जो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ता है, बीटा जो है मल्टीपल टाइम्स बढ़ता है, यानी कि IC अपॉन IB का जो रेशियो है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब अगर आप किसी बेस करंट को कांस्टेंट रख भी लो तो आपका IC तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर, IC तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने बेस करंट फिक्स कर भी ली तो भी IC बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा अर्ली इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी जो रीजन है इस चीज़ का, यहाँ पर भी जो रीजन है वो यही है। क्या रीजन है कि सर फॉर IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर एज VC इंक्रीज मेरा IC इंक्रीज होता है। रीजन, रीजन क्या है सर इसका? रीजन है सर एज VC increases, VC increases, early effect increases, early effect increases. So beta increases. Since beta equal to IC upon IB होता है, so अगर ये कांस्टेंट ले भी लोगे आप तो भी IC तो इंक्रीज होगा, तो भी IC तो इंक्रीज होगा। That's why IC increase, IC increase यानी कि IC इक्वल्स टू बीटा IB है। आप यूँ भी समझ सकते हो कि सर IB कांस्टेंट है लेकिन आपका बीटा बढ़ रहा है तो IC तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, IC तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि VC बढ़ाने से कलेक्टर करंट IC बढ़ रहा था फिर भी, जबकि बेस करंट कांस्टेंट है, जबकि बेस करंट यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट, ये थ्रू आउट कांस्टेंट है। सो हम बोलेंगे इसी वजह से दैट्स वाई output characteristics are tilted, output characteristics are tilted। ये पैरेलल नहीं है, क्या है, टिल्टेड है। सारे के सारे लाइंस, ये सारी लाइंस कैसे ऐसे टिल्टेड है,
क्यों? क्योंकि हमको पता है यहाँ अर्ली इफेक्ट हो रहा है। और ये तो बहुत अंदर के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा डीप में जाने वाले लोगों के लिए, कि अगर अर्ली वोल्टेज भी निकालना है तो ऐसा कहते हैं कि तीनों की तीनों जो जितने भी सारी लाइन्स है सारे एक पॉइंट पे आती हुई मिलती है, और जो जिस पॉइंट पे आती है, जो नेगेटिव पॉइंट पे आती है, उस वोल्टेज को बोलते हैं अर्ली वोल्टेज, उस वोल्टेज को बोलते हैं अर्ली वोल्टेज। कभी किसी एग्जाम में कहीं टकरा जाए तो ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है ना कॉमन इमीटर का, कॉमन इमीटर ही आएगा आपके, कॉमन इमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन इमीटर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसके सारे पॉइंट जिस नोड पे जाके टकरा रहे होते हैं इस वोल्टेज एक्सिस पे, उसको हम बोलते हैं अर्ली वोल्टेज। क्या बोलते हैं? अर्ली वोल्टेज। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने देखा था कि वहां पर जो भी आपकी कर्व बना था उसमें वीसी की अलग अलग वैल्यू के लिए आईबी बेस करंट कम हो रहा था, एक पर्टिकुलर वीबी के ऊपर वीसी बढ़ा रहा था तो आईबी कम हो रहा था, और वो वीसी बढ़ाने से आईबी कम क्यों हुआ था? अर्ली इफेक्ट की वजह से। ऐसे यहाँ पर भी देखा अपन ने कि ये लाइन्स टिल्टेड क्यों होती है? अर्ली इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एक पर्टिकुलर बेस करंट के लिए जब वीसी बढ़ा रहे हो तो कलेक्टर करंट आईसी बढ़ रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर भी अर्ली इफेक्ट की वजह से यहाँ पे कलेक्टर करंट आपकी किसी पर्टिकुलर बेस पे भी कलेक्टर करंट बढ़ती जा रही है। वरना मुझे तो ये लगता था कि बेस करंट कांस्टेंट है तो कलेक्टर करंट भी कांस्टेंट होनी चाहिए, सीधी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों? आईसी इक्वल टू बीटा आई बी, आईसी इक्वल टू बीटा आई बी, अगर यहाँ पे आई बी फिक्स है तुम्हारी तो आईसी फिक्स हो जाएगा, भले कितने भी टाइम्स होगा, बीटा टाइम्स जो भी होगा 50 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ मिली एम्पेयर में ले लो, ये 1 मिली एम्पेयर आएगा, ये 4 मिली एम्पेयर आएगा, तो ये जो भी आएगा आएगा तो फिक्स ना। लेकिन ये तो कह रहा है नहीं, एक बेस करंट के ऊपर भी अलग अलग कलेक्टर करंट आ रही है, यहाँ पे अलग और थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अलग, तो दो अलग अलग कलेक्टर करंट मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो और रिवर्स वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज अगर आपका बन रहा है तो आपका वहाँ पे अर्ली इफेक्ट बढ़ रहा है, अर्ली इफेक्ट बढ़ रहा है तो बस सर सारा काम हो गया, फिर तो आपका बीटा बढ़ रहा है, बेस करंट कांस्टेंट होने के बाद भी कलेक्टर करंट को बढ़ा देगा वो। ओके सर, तो ये दोनों की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमको समझ में आए। नाउ अब हम इसके कुछ पॉइंट देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखिए कॉमन आपका जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हम बात करें इसके अंदर इनपुट रेजिस्टेंस की, तो इनपुट रेजिस्टेंस आता है सर डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी, ये होता है इसका इनपुट रेजिस्टेंस। कहाँ से निकाला? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से। देखो यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहाँ था सर? यहाँ पे, यहाँ ये रहा। तो इसके अंदर देखो, जब डेल्टा वी बी लोगे आप, डेल्टा वी बी लोगे और उसकी वजह से डेल्टा आई बी में चेंज आया, इसको हम बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज और ये करंट का जो रेशियो है ये आपको कहलाता है सर इनपुट रेजिस्टेंस। तो डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी, और कब किस चीज़ को कांस्टेंट रखते हुए? एक पर्टिकुलर वीसी को कांस्टेंट रखते हुए, एक पर्टिकुलर वीसी के ऊपर हम ये निकालते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस हमको मिल जाता है। तो सर यहाँ पर देखिए कि हम जब बात करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस की तो Vc कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी का जो रेशियो है वो आएगा आपका इनपुट रेजिस्टेंस। वो जनरली मीडियम होता है। मीडियम का मतलब हम अगर बात करें कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में, तो अब हम ये कंपैरिजन करने वाले हैं कि इसके अंदर इनपुट रेजिस्टेंस इन तीनों में से किसका हाईएस्ट, किसका लोवेस्ट और किसका मीडियम आ रहा है। तो ये कॉमन इमीटर बहुत मस्त है, इसमें ये हर चीज़ में मीडियम होता है, इनपुट रेजिस्टेंस में भी, आउटपुट रेजिस्टेंस में भी, करंट गेन के अंदर भी और वोल्टेज गेन के अंदर भी। इन तीनों में देखेंगे कंपेयर करेंगे तो ये मीडियम होता है। लेकिन जिसमें सबसे हाई होना चाहिए उसमें हाई है, हाईएस्ट होता है ये पावर गेन में, और वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो पावर गेन इसका हाईएस्ट होता है, इसलिए यही एक और रीज़न है कि हम कॉमन इमीटर के ऊपर काम करते हैं। तो रीजन्स बहुत सारे मिल रहे हैं कि पावर गेन जो आपका इसका है वो हाईएस्ट होता है, और हमें पता है कि अगर हमें अल्टीमेटली एम्पलीफायर बनाना है तो हमें मतलब होता है पावर एम्पलीफायर से, मतलब पावर गेन से, क्योंकि वोल्टेज गेन करंट टू करंट गेन का मल्टीप्लिकेशन है पावर गेन। पावर गेन जितना ज़्यादा हाई है इसका उतना अच्छा है, उतना फ़ायदा है। वोल्टेज को गेन को जब हाई करना होगा तो वो मैं कर दूंगा, या करंट गेन को जब हाई करना होगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन ओवरऑल पावर गेन हाई होना चाहिए। तो ओवरऑल पावर गेन इसका हाई है, इसलिए बेस्ट एम्पलीफायर बना सकते हो आप। तो हम पावर गेन के ऊपर बात करते हैं तो इसका हाईएस्ट होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि देखो आर आई इसका जो होता है इनपुट रेजिस्टेंस वो मीडियम होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वहाँ पे डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी किसी पर्टिकुलर बेस करंट के लिए आएगा, और वो भी यहाँ पे मीडियम होता है। करंट गेन आपने पढ़ा था इसका बीटा, करंट गेन आपने पढ़ा था, मैंने आपको लिखवाया था वहाँ पे कॉमन इमिटर करंट गेन। कब लिखाया था सर आपने? बीजेटी चैप्टर पढ़ाते वक्त लिखवाया था मैंने कि कॉमन इमिटर करंट गेन बीटा क्या होता था। तो मैंने आपको कहा था कि इसका जो कॉमन इमिटर करंट गेन होगा वो होगा आपका आउटपुट करंट। वहाँ पर मैंने देखा था कि सर वहाँ समझाया भी था मैंने कि इमीटर कॉमन होता है तो कलेक्टर को आउटपुट लेते हैं, बेस को आपका इनपुट लेते हैं।
तो यहाँ पर आपकी कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट का रेशियो होगा, यानी IC अपॉन IB का रेशियो होगा ये आपका बीटा। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी थी कि जो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो होता है इसको हम HF बोलते हैं, तो इसको इसलिए HFE बोलते हैं। HFE का मतलब कॉमन इमीटर के लिए, इसलिए याद रखना बहुत सी बार एग्जाम में आता है कि HFE निकालो। क्या निकालो? HFE क्या होता है ये? सर ये बीटा होता है। ये कितना होता है? ये IC अपॉन IB होता है। ये इसकी टिपिकल वैल्यू भी लिखाई थी मैंने 49, याद आ रहा है? टिपिकल वैल्यू कितनी होती है सर? 49। रेंज भी लिखवाई थी इसकी मैंने, हाँ सर वो 25 से 300 के आसपास की रेंज थी इसकी, तो इसकी टिपिकल वैल्यू भी लिखवाई थी मैंने। हाँ सर याद आ गया, याद आ गया। तो ये करंट गेन होता है इसका। अच्छा सर ये HFE बहुत तगड़ा लगा मेरे को। अगर सर कॉमन बेस का होगा तो HFB लिख सकता हूँ बिल्कुल, और कॉमन कलेक्टर का होगा तो HFC लिख सकता हूँ बिल्कुल, बताऊंगा मैं आपको आगे। पर HFE ज़्यादा फेमस है, इन समय से सबसे ज़्यादा फेमस ही HFE है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन सा काम में आता है? कॉमन इमीटर। और कॉमन इमीटर अगर सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन काम में आ रहा है तो उसका करंट गेन भी सबसे ज़्यादा काम में आएगा, तो HFE सबसे ज़्यादा काम में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक में सांस ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए पावर गेन्स का मैक्सिमम है, और सबसे बड़ी चीज इसका जो फेज एंगल आता है 180 डिग्री का आता है। यहाँ पर आप देखना, जब हम वोल्टेज गेन निकालेंगे, कोई गेन निकालेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस टाइम्स आता है गेन। जब आप देखोगे ना तो माइनस टाइम्स आता है, इसका मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है ये। तो बहुत सी बार क्या होता है कि आपको उस इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट करना होता है, केवल इन्वर्ट करना होता है आपको गेन से मतलब नहीं होता है। तो उस केस में भी कॉमन इमीटर काम में आएगा आपका, क्योंकि सबसे अच्छा इन्वर्टर है ये, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देता है ये। तो आपको उसको सिग्नल को आप कॉमन इमीटर में लगा दो, आपको आउटपुट मिलता रहेगा। आप अपने ब्रेड बोर्ड पे काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खो गए हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उस पर वर्क करते हो, तो वहाँ पर आप जब BJT पे इनपुट दे रहे हो, और वो जो आप इनपुट दे रहे हो उसको आपको सिर्फ इन्वर्ट करवाना है, तो BJT के अंदर कॉमन इमीटर कन्फ्यूजन लगाना, इनपुट देना, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ऑब्वियसली कुछ गेन होके मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चाहिए तो उस गेन को आप वापस रिड्यूस भी कर सकते हैं, वरना आप पहले ही गेन को 1 सेट कर सकते हैं। उनकी वैल्यूज़ रेजिस्टेंस की वैल्यू से रखेंगे कि आपको गेन 1 मिले, लेकिन आपको जो ये इन्वर्ट करके देगा हमेशा 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा, तो ये इन्वर्टर का काम भी करता है। तो अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं कि क्या क्या काम कर सकता है। तो इसके एप्लीकेशन जैसे हम बोलते हैं अनुप्रयोग हिंदी में, इसके क्या क्या अनुप्रयोग है तो देखिएगा। सबसे पहला मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर एम्पलीफायर है, सबसे ज़्यादा फेमस एम्पलीफायर है, इवन RC कपल्ड एम्पलीफायर के नाम से फेमस है। RC कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है? ये होता है कॉमन इमीटर सेल्फ बाय सर्किट। क्या होता है सर ये सेल्फ बाय सर्किट? ठहरो जरा, सब्र करो, उस पर भी आएंगे। ये कौन से बाइसिंग लेते हैं BJT में? तो BJT की जो बाइसिंग है वो आपकी कहलाती है कॉमन इमीटर RC कपल एम्पलीफायर। क्लियर है? तो आपकी जो ये RC कपल एम्पलीफायर है उसको हम बोलते हैं कि कॉमन इमीटर का होता है कॉमन इमीटर और सेल बाय सर्किट, ठीक है ना? पानी की बोतल का ध्यान रखना था। चलिए, तो कॉमन इमीटर और सेल्फ बाय सर्किट कहलाता है RC कपल एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर को जानना जरूरी है, कुछ बेसिक चीज़ जानना जरूरी है कि इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कैसा आता है, इसका गेन का डायग्राम कैसा आता है, इसकी जो इनपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे आती है और आउटपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे आती है। ये लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर पे टिका होता है इसकी इनपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और आउटपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये थोड़ा सा जानना होता है, जिसके लिए मैंने कहा ना एक सेपरेट वीडियो ले ही लेंगे अपन इन फेमस एम्पलीफायर के। तो RC कपल एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर, जैसे मैं बात करता था केस कोड एम्पलीफायर, और आपका इमीटर फॉलोवर, डार्लिंगटन पेयर, इन 3 4 5 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सर ये आपका मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर एम्पलीफायर है। अच्छा, करंट मिरर सर्किट वो सब लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि ये जो फेमस एम्पलीफायर है इनके वन लाइनर बहुत भारी पड़ते हैं। अभी कोई बच्चा पढ़ के आया था, उसने कहा था कि सर वो उसमें आया था क्वेश्चन में नैरो बैंड एम्पलीफायर क्या होता है, उसको सिखा रखा कि जाके देखो ट्यून एम्पलीफायर को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पूरा समझा रखा है। तो उसने टिक कर दिया था, अच्छा सर मैंने आपके नोट्स नहीं पढ़े थे, अच्छा 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 ये था क्या, बहुत दुख रहा है। इवन उसी के अंदर दूसरा एक और आया था कि इसमें से कौन सा वाइड बैंड एम्पलीफायर है, और वो भी मैंने ले रखा है। जब ट्यून एम्पलीफायर पढ़ाया था तो अलग से हटके से बताया था कि एक बैंडविड्थ की रेंज क्या होती है, तो वहाँ पे अपने आप दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा अच्छा तो वाइड बैंड एम्पलीफायर क्या बन सकता है इनमें से। तो इन सारी बातों को आप जानेंगे कुछ फेमस एम्पलीफायर को अलग से पढ़ के, कि ये फेमस एम्पलीफायर है जो हमारे मार्केट में चलते हैं, इनके बारे में हमको जानना होता है। तो ये सारा फेमस एम्पलीफायर है, स्पेशली कॉमन इमीटर से बनने वाले हैं। ओके, सबसे गुड
ऑडियो एम्पलीफायर है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। आपको बता दूं मैं फिर से कि जो आपके सिग्नल है ना, जितने भी सिग्नल्स, ये 4 टाइप से होते हैं फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड। फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड करके मैं इनको 4 पार्ट में बांट सकता हूँ। पहला ऑडियो फ्रीक्वेंसी, पहली क्या है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है सर 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। दूसरा इसको वो उससे बोलते हैं ऑडियो सिग्नल। सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑडियो सिग्नल। तो दूसरा होता है वॉइस सिग्नल या फिर स्पीच सिग्नल, वॉइस सिग्नल और स्पीच सिग्नल। इसकी रेंज होती है 340 हर्ट्ज टू 3.5 किलो हर्ट्ज। ऑडियो मतलब जो आप सुन सकते हो, कहाँ तक सुन सकते हो, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। और वॉइस मतलब आप जो बोल सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत छोटी होती है, ऑब्वियसली 340 से 3.5 किलो हर्ट्ज होती है। और ऑब्वियसली ऑडियो का सबसेट होना चाहिए, ऑडियो का सबसेट होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो आप सुनते भी तो हो तभी तो आप बोल रहे हो। तो जो भी आप बोल रहे हो वो इस ऑडियो का ही सबसेट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंसी का सबसेट होता है। अच्छा, एक और चीज़ काम की बात बताता हूँ, जो तुम्हारे टेलीफोन लाइन्स होती है वो सारी इसको देख के बनाई जाती है। टेलीफोन लाइन्स जो आपने देखा ना पहले, आप जो लैंडलाइन पे बात करते थे, सारी जो टेलीफोन लाइन्स थी, और इवन स्टार्टिंग के अंदर जो मोबाइल्स वगैरह का आप काम करते थे, ये सारी सारी इस फ्रिक्वेंसी रेंज को ध्यान रख के बनाई गई थी। तो उसके अंदर क्या था कि अगर आपने देखा होगा बहुत सी बार कि आप जब लैंडलाइन में बात करते थे तो आप बोलते थे कि आवाज़ सुनना, देख की आवाज़ सुन, और वो सामने वाला की आवाज़ ही नहीं आ रही, कौन सी आवाज़, तो बोलता अरे ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। एंड वो बोलता था कि यार आवाज़ नहीं आ रही, तो उसका मतलब उसको लगता था कि शायद नेटवर्क सही नहीं आ रहा होगा। नेटवर्क की बात नहीं है, आपको जो सुनाई दे रहा है उसकी तो रेंज बहुत बड़ी है, पर जो टेलीफोन की रेंज है सिर्फ वो आपकी स्पीक वॉइस जो होती है ना उसके ऊपर सेट की गई है। तो आपको जो बाहर दूसरी जो आवाज़ है जो कि आपकी इस रेंज में नहीं आती, जो आपके वॉइस सिग्नल की जो रेंज होती है उसके अंदर नहीं आती है, तो वो आवाज़ उस टेलीफोन लाइन्स के थ्रू जाएगी भी नहीं, उसको पास ही नहीं करेगा, वो फिल्टर कर देगा उसको। तो हमने फिल्टर पढ़े हैं, तो उसके अंदर उसको फिल्टर कर देगा, बस इसी बैंड विथ को जो अपन बोल सकते हैं बैंड पास फिल्टर, इसी फ्रिक्वेंसी की रेंज को ही पास कर रहा होगा। तो टेलीफोन लाइन सिर्फ इसी को पास करता है फिर उस टाइम पे। तो इसका मतलब जब आप दूसरी फ्रिक्वेंसी सुनाना चाह रहे हैं इसको, उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, उसको आवाज़ ही नहीं आएगी। कहीं दूर बहुत तेज बम भी पड़ा तो भी उसको आवाज़ नहीं गई, बम तक की आवाज़ नहीं आई, अगर आपको याद हो लैंडलाइन के टाइम में, तो वो उसकी फिक्स सेट थी फ्रिक्वेंसी रेंज, तो वही फ्रिक्वेंसी उसके पास पहुंचेगी। तो ये वॉइस सिग्नल की, स्पीच सिग्नल की रेंज होती है। एंड थर्ड है वीडियो सिग्नल। वीडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल की रेंज होती है सर 0 टू 4.5 मेगाहर्ट्ज, 0 टू 4.5 मेगाहर्ट्ज। बहुत ज़्यादा वाइड बैंड है इसका, वाइड बैंड है इसका, वाइड बैंड है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि जो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में अगली बार, उसने नैरो बैंड एम्पलीफायर नहीं पूछ के नीचे दो क्वेश्चन जो थे उसके नीचे वाला क्वेश्चन था वाइड बैंड एम्पलीफायर कौन सा है, या वो अगले एग्जाम में पूछा उसने, नैरो बैंड पूछ चुका था, वाइड बैंड पूछा था। तो वाइड बैंड एम्पलीफायर में उसने ट्यून एम्पलीफायर का सब दिए थे, पर वो ऑप्शन में वो सारे आंसर रॉन्ग थे। क्यों? जो बाकी के ऑप्शन थे वो समझ में नहीं आते कि क्या सही है इसके अंदर। अच्छा आरसी कपल एम्पलीफायर है क्या इसका आंसर, अच्छा इसका ये नाम सुना डार्लिंगटन, या अच्छा इसका नाम ट्यून एम्पलीफायर हो सकता है क्या, नहीं इसके अंदर एक ऑप्शन था वीडियो एम्पलीफायर, उसका आंसर था वीडियो एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वीडियो को हम बोलते हैं वाइड बैंड, 0 टू 4.5 मेगाहर्ट्ज, इतनी बड़ी बैंडविड्थ होती है इसकी, 0 टू 4.5 मेगाहर्ट्ज तक इतनी बड़ी बैंडविड्थ होती है सिग्नल की। तो इसकी सिग्नल की जो बैंडविड्थ है बहुत बड़ी होती है, तो इसकी जो रेंज होती है बहुत बड़ी होती है। तो इस तरह के एम्पलीफायर जो इस पर एम्पलीफायर काम कर रहा होता है वीडियो पे, वो कहलाता है वाइड बैंड एम्पलीफायर, उसकी बैंडविड्थ बहुत बड़ी लेनी पड़ती है इसको। तो वीडियो पे काम करने वाले को बोलते हैं वाइड बैंड एम्पलीफायर। तो उस क्वेश्चन में जिसने मेरी क्लास ली थी वो सब टिक करके आ गए थे, और जिसने क्लास नहीं ली थी वो टिक नहीं करके आए थे। तो रैंडम सिग्नल होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कहीं भी हो सकती है। तो 4 टाइप के सिग्नल होते हैं ये, ऑडियो, वॉइस एंड वीडियो, इनकी रेंज भी पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा था कि जो गुड ऑडियो एम्पलीफायर है, यानी ऑडियो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होती है उस फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर तो सबसे बेस्ट एम्पलीफायर यही है, इससे ज़्यादा अच्छा कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो आपको यहाँ पे तो मस्ट यूज, यहाँ पे तो लेना ही पड़ता है इसको, सबसे अच्छा से यही काम करता है। अब आते हैं सर नेक्स्ट, यूज्ड एज ए फेज शिफ्टर। ये फेज शिफ्टर की तरह काम करता है, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो ये यहाँ पे आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कि ये इनपुट को इन्वर्ट करने का काम कर सकता है या इसको फेज शिफ्ट करने का काम भी करता है। तो आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अच्छा ये कैसा एम्पलीफायर है जो कि आपका इन्वर्ट करने का काम कर रहा है या फेज शिफ्ट करने का काम कर रहा है।
तो इसको भी यूँ भी समझना कि कभी भी अगर आपको फेज शिफ्टर चाहिए, ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा एम्पलीफायर फेज शिफ्टर है, तो कॉमन एमिटर को टिक करना है अपने को कि कॉमन एमिटर होता है फेज शिफ्टर। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है आपको, सारी बातें क्लियर है। थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, चुपचाप सुनिए आप और समझते रहिए, उसको याद करते रहिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उसको आप अपने नोट्स में उतारिएगा कि अच्छा ये सारी बातें हैं। और हमेशा हमेशा लाइव बन के पढ़ते रहें, हमेशा हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बहुत अच्छे से कंटेंट को डिलीवर करते रहते हैं। तो आप आराम से सब कुछ अच्छे से अपने नोट्स में लिखते रहिए। बट बाकी जितने भी लोग सीरियस है उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी रखूँगा। मुझे पता है जो सीरियस है, जो हमेशा रहते हैं, उनको हर चीज़ सीखनी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑब्वियसली सीरियस है, लेकिन वो कुछ एक दो लोग होते हैं, मेरे से बात कर चुके हैं कि वो नाइट में आते हैं, वो जॉब पे भी कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं पूरा बेस्ट देता रहूँगा हमेशा। जिसको भी सीरियसनेस के साथ लेनी है, सारी चीज़ें ग्रैब करनी है, वो अपने नोट्स में उतारते रहें, क्योंकि ये बहुत इतने ताज़ा हैं कि मुझे याद है कि एग्ज़ाम में कितने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। इसलिए आपके एग्ज़ाम से मिलेंगे क्वेश्चंस, आप अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाइए कि ये सारी की सारी दुनिया मुझे पता होनी चाहिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है सर, तो ये कॉमन इमिटर कहानी हो गई। अब इसमें एक नोट और लगा रखा है मैंने, और वो क्या लगा रखा है, समटाइम्स वी यूज इमिटर रेजिस्टेंस आर। क्या होता है कि सर जैसे आपने यहाँ पर एक बीजेटी लिया, यहाँ पर आपने लगाया बेस पे इनपुट, यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया आपने, और आपने यहाँ पे ले लेते हैं जनरली आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर के साथ लेते हैं, यहाँ पर भी कैपेसिटर के साथ देते हैं इनपुट। इनको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। क्या होते हैं ये सब जानेंगे एम्पलीफायर पढ़ते वक्त, बट जब मैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बताऊंगा तब और बता दूंगा आपको। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आपने इनपुट दिया, ये इनपुट यहीं रहे, इसके साथ वेरी नहीं करे, तो इसके इनपुट को रीड कर पाए ढंग से, कैपेसिटर इसको स्टोर करके रखेगा उस चार्जेस को, और इसका फिर आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट भी यहाँ पे कांस्टेंट रहे, इसको अपन रीड कर पाए जब तक ये कांस्टेंट रहे, ये फ्लक्चुएट ना करता रहे, तो उसको स्टेबिलिटी देगा ये वाला। ये कपलिंग करने का काम करेगा आपका। तो ये कपलिंग कैपेसिटी के बारे में और अच्छे से बताऊंगा मैं, लेकिन ऊपर ऊपर से समझ में आनी चाहिए बात। तो ये आपका हो गया कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। क्यों? आपने इनपुट बेस पे दिया और आउटपुट कलेक्टर पे लिया। ठीक है सर, ये इमीटर यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। लेकिन कभी कभार हम यहाँ पे आर ई इमीटर रेजिस्टेंस भी लेते हैं। दो अलग अलग इसमें चीज़ें होती है। एक तो आपने आर ई को लिया ही नहीं, और एक आपने आर ई ले रखा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आर ई लिया और कैपेसिटर से बाईपास कर दिया, तो इसको लेना नहीं लेना बराबर है। कैपेसिटर से बाईपास कर दिया तब भी इसका मतलब यही है कि आपने आपके इस आर ई को यूज में ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि देखना, आप जब भी यहाँ पर लेते हो एम्पलीफायर के अंदर, तो इनपुट जो लेते हैं हम एसी लेते हैं, और उस केस के अंदर कैपेसिटर को हमने देखा है कि कैपेसिटर क्या करता है सर। कैपेसिटर सर इस एसी की केस के अंदर हमेशा क्या से बिहेव करता है, शॉर्ट वायर की तरह। याद है आपको, मैंने कहा था कि कैपेसिटर आपके डीसी के लिए तो कैसे बिहेव करता है सर, डीसी को ब्लॉक कर देता है सर, गेट की तरह काम करता है। जबकि एसी के लिए कैसे बिहेव करता है सर, एसी को ये पास कर देता है। कुछ लोग बोलते हैं इसके लिए ओपन सर्किट होता है, इसके लिए शॉर्ट सर्किट होता है। वैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा सही बात नहीं है कि एसी केस में शॉर्ट सर्किट होता है, डीसी में तो पक्के से ओपन सर्किट होता है। डीसी के लिए तो सारी बातें सही है, कैपेसिटर के लिए भी और इंडक्टर के लिए भी, लेकिन एसी में बस इनकी वैल्यू हाई रखते हैं। सर एक बात बताओ, ये आपने पहले ही बात रखी थी, आप इतनी सारी बातें बता रहे हो, मेरे को एक एक बातें पकड़नी है आपकी। क्या? एक बात बताओ सर, आप जो बोलते हो ना कैपेसिटर जो है वो डीसी केस में तो आपको ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है डीसी केस में, और आपने पिक्चर भी बनवा दी हमसे, दिमाग में पिक्चर बन गई सर इसकी तो। और एसी केस में सर ये ऐसे इसको पास कर देता है, तो यानी कि आपने ये भी लिखवाया था कि शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन एसी केस में आप बोलते हो कि हमेशा शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, डीसी केस में तो हमेशा ये आपके लिए ओपन सर्किट है ही। ऐसे आपने इंडक्टर में भी बोला था, इंडक्टर आपके लिए जो है, इंडक्टर डीसी के केस में इसको पास कर देता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, जो कि हमेशा करेगा। लेकिन जब एसी लेंगे तो उस केस में ये पास नहीं करता, क्योंकि ये करंट ऐसे है तो ये पास ही नहीं हो पा रही इससे, तो हम बोलते हैं इसको कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन आपने बोला था कि हर बार नहीं, डीसी केस में तो हमेशा होता है, पर एसी के केस में वो हर बार नहीं। बस एग्जाम में आ जाए तो टिक कर देना, क्योंकि एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में पूछता है कि कैपेसिटर डीसी और एसी में बिहेव करता है, शॉर्ट ओपन, शॉर्ट शॉर्ट, ओपन ओपन, ओपन शॉर्ट, तो क्या टिक करें। तो सर डीसी के केस में कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर डीसी और एसी केस में कैसे बिहेव करता है, तो कैपेसिटर डीसी के केस में तो सर वो ओपन सर्किट, क्योंकि उसको जाने नहीं देगा, ओपन सर्किट, और एसी केस में शॉर्ट सर्किट। सर आपने कहा कि डीसी केस में तो ओपन सर्किट होता है, पर एसी के केस में हमेशा शॉर्ट होना जरूरी नहीं है, तो फिर उसने क्यों दिया एग्जाम में? क्योंकि जो एग्जाम है, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जैसे कि ये जितने भी ईसीआई वगैरह हैं, तो ये जितने भी पीएसयूज है, ये जिस वोल्टेज पे काम कर रहे थे वहाँ पे,
उस हाई वोल्टेज के लिए या उस हाई वैल्यू के कैपेसिटेंस के लिए हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली वोल्टेज नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए या उस कैपेसिटेंस के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है कि सर ये जे ओमेगा सी जब इनकी वैल्यू हाई लोगे आप, तो ये ऑब्वियसली जीरो इंपीडेंस दे रहे होंगे, इसका मतलब शॉर्ट की तरह काम कर रहे होंगे, इसलिए हम शॉर्ट बोल सकते हैं। पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे ये शॉर्ट नहीं होता है, ये शॉर्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, डीसी केस में ओमेगा इक्वल टू जीरो, 1/0 हमेशा इन्फाइनाइट होता है, यानी कि ओपन तो हमेशा होगा। तो इसलिए इन पीएसयू में आ जाए तो टिक कर देना, तो मैंने लिखवाया दोनों है, पर असली बात जब नेटवर्क पढ़ो तो यही काम ज़्यादा रखना, ये मेन काम की चीज़ है, क्योंकि डीसीबी में तो ओपन होना पक्का है। एसी के अंदर देखते हैं हम इम्पीडेंस, आपने पूरा एसी सर्किट पढ़ा है, एसी में हमेशा थोड़ी ऐसा हुआ है कि कैपेसिटर को देखते पहले ओपन कर दिया, नहीं 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 नहीं, 1/j⍵c यूज में लेके आपने सारे फेजर वेजर बनाए इसमें, तो वैसी कहानी यहाँ पे भी है। तो इसलिए हम कोई पूछता है तो ये मान के चलता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई ले रखी है, तो टिक करने का काम करता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब कैपेसिटर आपने यहाँ लगाया तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी अच्छी वाली होती है, मेगाहर्ट्ज में हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा उस टाइम पे, शॉर्ट। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट। तो अगर ये शॉर्ट हो गया तो ये आर ई को शॉर्ट ही कर देगा ना सर, ये अगर खुद शॉर्ट हो गया तो आर ई को शॉर्ट ही कर देगा। तो इसका मतलब सर आर ई ना ले या आर ई लेके इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दे, दोनों सेम से केस है, दोनों ही सेम से केस है। दोनों ही केस के अंदर इमिटर रेजिस्टेंस के ऊपर होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने चलाकर आर ई लिया, केवल आर ई लिया चलाकर, बिना कोई कैपेसिटर के आर ई लगा रखा है मैंने, तो उस टाइम पे ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो बनाया उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके सारे रेजिस्टेंस क्यों आ रहे हैं, सबकी कहानी अलग है, इनपुट पे और आउटपुट पे कैसे काम हो रहा है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। पर ये बीच में आर ई क्या कर रहा है, तो ये आर ई फीडबैक का काम कर रहा है, ये फीडबैक दे रहा है सर, ये फीडबैक दे रहा है, ये फीडबैक काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या दे रहा है ये, नेगेटिव फीडबैक, इसको समझते भी हैं फीडबैक एम्पलीफायर में। ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेगेटिव फीडबैक इसकी जो है बैंडविड्थ और स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, पर गेन कम कर देता है। तो बस ये कभी पूछ ले आपसे कि नेगेटिव फीडबैक देता है आ रही आपको सर्किट के अंदर, तो ये क्या करता है, बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देता है बट गेन को डिक्रीज कर देता है। तो ये सारी स्टोरीज पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये है कॉमन इमीटर की स्टोरी। अब आते हैं कॉमन बेस के ऊपर। नेक्स्ट, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ तक की सारी बातें समझ ली आपने, इसको नोट डाउन भी करनी है अपने को पीडीएफ के थ्रू। अब देखते हैं कॉमन बेस की स्टोरी क्या होती है। तो सर कॉमन बेस के अंदर जब बेस कॉमन ले रहा है तो इनपुट और आउटपुट, अब हमें पता है कि सर इमीटर और कलेक्टर बाकी है। कलेक्टर ने तो फिक्स कर रखी है अपनी जगह कि मैं तो सर आउटपुट पे लूँगा, कलेक्टर हमेशा यहीं रहेगा। तो फिर इमीटर है जो रिप्लेस करेगा अपने आप को यहाँ पर एज ए इनपुट की तरह वर्क कर रहा होगा, क्योंकि बेस तो है नहीं, बेस तो खुद कॉमन है, वरना बेस होता तो फिर बेस बनता है इनपुट, फिर बेस तो कॉमन रहेगा, तो फिर इमीटर को यहाँ आना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो I1 करंट है वो अब IE हो जाएगी, इमीटर करंट, और जो V1 वोल्टेज है वो अब VEB हो जाएगा, इमीटर से बेस के बीच का वोल्टेज। ऐसे ही जो I2 करंट है वो IC हो जाएगी, और जो कलेक्टर से बेस का वोल्टेज है वो अब VCB हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, VCB। तो कलेक्टर से बेस के वोल्टेज का बीच का जो डिफरेंस है वो VCB हो जाएगा। तो VEB इधर, VCB इधर, IE करंट और IC करंट, ये आपके सारे का सारा पूरा का पूरा डिज़ाइन हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैं यहाँ पढ़ूंगा कॉमन बेस के अंदर फिर से, तो कैसे आएगा सर, तो हमें पता है कि सर इस बार आपको क्या पढ़ना होता है सर, V1 को, यानी कि VEB को पढ़ना होगा। VEB किसका फंक्शन होगा सर, ये फंक्शन होगा सर I1 और V2 का, यानी IE एंड VCB का, IE एंड VCB। ओके, तो ये V1 होगा फंक्शन IE एंड VCB का। और ऐसे ही यहाँ पर जब मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ूंगा तो किसको पढ़ूंगा, तो सर आप पढ़ेंगे I2 को। I2 कौन है सर, IC। तो IC करंट को पढ़ेंगे किसके फंक्शन की फॉर्म में, IE एंड VCB, IE एंड VCB की फॉर्म में, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है वो IE एंड VCB है, तो उनकी फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोनों चीज़ क्लियर है यहाँ पे, और अगर क्लियर है तो आप समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर अब मेरे को जानना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनता होगा। तो देखिए यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए डायग्राम भी फिक्स है मेरा। क्या बनेगा सर, यहाँ पर सर V1 को पढ़ते हैं, तो V1 यहाँ आएगा। V1 कौन है,
VEB, तो VEB यहाँ आएगा, VEB यहाँ आएगा। किसकी वजह से पढ़ेंगे सर? I1 और V2 की वजह से। I1 कौन होता है? I1 होता है सर IE, तो IE यहाँ पे आएगा, IE यहाँ आएगा, I1 और V2, V2 कौन है सर? I1 आपका सर I है, V2 कौन है यहाँ पे? सर V2 जो वोल्टेज है वो है आपका यहाँ पे VCB, तो VCB की हेल्प से पढ़ेंगे। तो सर ये ग्राफ जो होगा VCB का होगा, ग्राफ ऑफ VCB, और वो भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे आते हैं ना वैसे आएगा, जैसे आते हैं वैसे आएगा। तो जिसको मैं बताता हूँ कि कैसे बनेगा सर ये ग्राफ भी। तो सर ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये यहाँ पर अब देखिएगा ध्यान से कि सर ये अलग अलग VCB के ग्राफ है, VCB के अलग अलग ग्राफ है। तो इसके अंदर की कहानी देखिएगा, यहाँ पर VCB इधर लेते हैं 0 वोल्ट, ये VCB 0.2 वोल्ट, ये VCB 0.4 वोल्ट, ऐसे VCB बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर VEB के लिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि जो करंट है इमीटर वो भी बढ़ रही होती है, IE1, IE2, IE3। तो यानी कि पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए जैसे जैसे आप VCB बढ़ा रहे हैं, यानी कि रिवर्स बायसिंग बढ़ा रहे हैं, इमीटर करंट बढ़ती जा रही है। तो इसका रीजन भी अर्ली इफेक्ट है सर, अर्ली इफेक्ट। कैसे सर? यहाँ पे दिमाग नहीं लग रहा, कैसे? देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए जैसे जैसे आप VCB बढ़ा रहे हैं, VCB अगर इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि सर रिवर्स कलेक्टर वोल्टेज बढ़ रहा है। VCB हमको पता है वहाँ बेस से कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज है, तो रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से सर मुझे पता है कि IC बढ़ता है, IB कम होता है और IE स्लाइटली बढ़ता है। तो यहाँ पे IE आपका हल्का सा बढ़ेगा सर, IE यहाँ बढ़ेगा, तो सर IE यहाँ बढ़ेगा। तो ये भी अर्ली इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है। तो यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का भी कुछ वैसा ही होगा और उसके जो रीजन है वो भी वैसे ही होंगे, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसा ग्राफ है सर, यहाँ IE1, IE2, IE3, VCB 0, VCB 0.2, VCB 0.4 वोल्ट ऐसे आ रहे हैं हमके एक पर्टिकुलर VEB पे। इसकी कलेक्टर इमीटर करंट बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? अर्ली इफेक्ट की वजह से बढ़ रही है, और ये सब चीज़ हमने सीखी है। नाउ अब देखते हैं सर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग इसका। कैसे सर? जिसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको देखते हैं, मैं बनाता हूँ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कुछ ऐसा बनता है सर, कैसे? कुछ ऐसा सर, ऐसे। ये यहाँ पर ऊपर करंट किसकी है सर? यहाँ पे वोल्टेज किसका है सर? तो वोल्टेज है सर यहाँ पर। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं, यानी कि आप I2 को पढ़ रहे हैं, I2 पे से कलेक्टर है तो कलेक्टर का करंट IC आ रहा होगा इधर, ठीक है। I1 और V2 की जैसे आ रहा है तो V2 वोल्टेज आएगा। V2 कौन है सर? यहाँ पर है VCB, कॉमन बेस पे है ना VCB। अच्छा, तो ये ग्राफ किसके बन रहे होंगे सर? I1 के। I1 कौन है सर? इमीटर करंट। तो सर यानी कि इमीटर करंट के आएंगे, तो सर ये इमीटर करंट के IE हो सकता है सर 1 मिली एम्पियर, यहाँ पे 2 मिली एम्पियर, यहाँ पे ऐसे 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, ऐसे चल रहा होगा। अब काम की बात यह है कि यहाँ पर ये लगभग स्ट्रेट से होते हैं ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ स्ट्रेट से होते हैं। क्यों होते हैं सर स्ट्रेट से? क्योंकि हमने देखा है, ध्यान से देखो इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी सर आप VCB बढ़ा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि सर अर्ली इफेक्ट तो यहाँ पे भी बढ़ रहा होगा। सिंस आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हो तो आपने देखा कि आपका VCB बढ़ा रहे हो, VCB बढ़ा रहे हैं, VCB बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि लगभग IE नियरली कांस्टेंट सही है। ऐसा क्यों? तो सर जो जो आपने VCB बढ़ाया, आपने अर्ली इफेक्ट बढ़ाया, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं, अर्ली इफेक्ट तो बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो आपका अर्ली इफेक्ट बढ़ा है उसकी वजह से अल्फा जो बढ़ता है वो बहुत स्लोली बढ़ता है, बहुत स्लोली, स्लाइटली, बहुत स्लाइटली। तो हमें पता है कि जो अल्फा होता है वही तो IC अपॉन IE होता है, वही तो IC अपॉन IE होता है, IC अपॉन IE होता है। तो पर्टिकुलर किसी I की वैल्यू अगर कांस्टेंट ले रखी है तो हमें पता है कि सर अल्फा स्लाइटली बढ़ेगा तो IC बहुत स्लाइटली बढ़ेगा, ये स्लाइटली ही बढ़ेगा, बहुत कम। जबकि पिछली बार बीटा था
पिछली बार IC अपॉन IB था, यहाँ बेस करंट था, तो IC अपॉन IB का रेशियो बीटा तो बहुत टाइम्स बढ़ता है, क्योंकि IB कम हो रहा है, IC बढ़ रहा होता है, जबकि यहाँ पे IC भी बढ़ रहा होता है और IE भी बढ़ रहा होता है, तो इनका जो रेशियो है वो बहुत कम बढ़ता है, अल्फा तो बहुत कम बढ़ता है, 0.98 से 0.99। तो यानी कि यहाँ पर लगभग फ्लैट सी करंट आती है, फ्लैट बैंड आती है, कांस्टेंट करंट आती है, यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट करंट आती है, IC1 IC2 कांस्टेंट करंट आती है। यहाँ पर इस तरह से आपकी कर्व्ड नहीं आती, जैसे इमीटर में आती थी, कॉमन इमीटर के अंदर आती थी ना, ऐसे ऐसे झुकी हुई। वहाँ पे क्या था कि सर वहाँ पे तो एक पर्टिकुलर बेस करंट के ऊपर भी आपका जो जो वोल्टेज बढ़ा रहे हो त्यों त्यों करंट, कलेक्टर करंट बढ़ती जा रही थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सर कांस्टेंट करंट है, इसलिए कॉमन बेस को बोलते हैं कांस्टेंट करंट सोर्स। कॉमन आता है एग्जाम में, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है कांस्टेंट करंट सोर्स के नाम से फेमस है, कांस्टेंट करंट सोर्स के नाम से फेमस है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स भी। तो इसका कांस्टेंट करंट सोर्स बोलने का रीजन भी यही है, क्योंकि जो जो आपका अर्ली इफेक्ट बढ़ेगा सर, क्योंकि आपका अल्फा बढ़ेगा, और अगर ये अल्फा जो बढ़ता है वो बहुत स्लाइटली इंक्रीज होता है, और स्लाइटली इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पर IC में चेंज बहुत कम नजर आता है, तो ये इसके कर होता है। सेकेंड थिंग देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका एक्टिव रीजन है वो जस्ट कहाँ शुरू हो रहा है, ये VCB इक्वल टू जीरो शुरू हो रहा है, VCB इक्वल टू जीरो से, और आपका जो सेचुरेशन रीजन है ये इससे पहले शुरू हो रहा है, तो इसको बांटने में आसानी होती है, यानी कि स्विच की तरह काम करने में आसानी होती है, जस्ट जीरो के इधर, जबकि वहाँ पर देखा होगा आपने सेचुरेशन से एक्टिव में 0.2 वोल्ट चाहिए था, VC की वैल्यू 0.2 वोल्ट चाहिए थी, कॉमन इमीटर में देखा था ना अपन ने, कॉमन इमीटर में आया था सर कुछ ऐसा, यहाँ पर 0.2 वोल्ट की इधर एक्टिव रीजन, उसके पहले सेचुरेशन रीजन, यहाँ पर इधर एक्टिव रीजन और इधर सेचुरेशन रीजन जीरो के यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ऑन ऑफ करना है स्विच की तरह वो आसानी से कर पाता है कॉमन बेस, यानी कॉमन बेस एम्पलीफायर एज ए स्विच ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपन, जबकि कॉमन इमीटर को इतना प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ आपके रेजिड्यू वोल्टेज रह जाता है 0.2, इसलिए। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ से समझ में आती है इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से, तो इन दोनों चीज़ों को हम समझ के इनको अब आगे यूज में लेंगे, तो इसको हम आगे यूज में लेंगे। तो देखते हैं इसके कुछ खास खास पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वो क्या क्या हो सकती है उनको अपन जानते हैं। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है सर, उसमें हम देखते हैं कि इसका RI लोवेस्ट होता है, इनपुट रेजिस्टेंस लोवेस्ट। मैं फिर से बता दूं, एक लास्ट में लिस्ट बनाएंगे अपन, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के अंदर RI, R0, करंट गेन, AI, AV का क्या क्या रेशियो आ रहा है। तो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस लोवेस्ट है, ऐसे करंट गेन भी लोवेस्ट है, अल्फा। आपको याद दिला दूँ, आपने पढ़ा था, आपने वहाँ पढ़ा था अल्फा, हमने देखा था इसको, हमने कहा था वहाँ पर जब BGT पढ़ाया था तब मैंने कि अल्फा होता है IC अपॉन IE, और इसको हम बोलते हैं कॉमन बेस करंट गेन, वहाँ लिखवाया था मैंने, तब आपको समझ में नहीं आया था कि कॉमन बेस का क्या मतलब हो सकता है सर, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ये क्या लैंग्वेज है। पर यहाँ पर आपको बता दूँ कि I2 करंट जो है वो कलेक्टर है, और I1 जो करंट है वो इमीटर है। ऐसा तभी हो सकता है, I2 करंट आपकी कलेक्टर और I1 करंट इमीटर तभी हो सकती है जब बेस कॉमन रहा हो, तो इसलिए बोलते हैं कॉमन बेस करंट गेन IC अपॉन IE। इसको आप H पैरामीटर शो करते हैं, HF, आपको पता है ना, ये I2 अपॉन I1 है, तो HF बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन, और यहाँ पर क्योंकि कॉमन बेस में है इसलिए इसको HFB बोलते हैं। तो अगर कल को पूछे, अल्फा के बारे में बहुत कम पूछा है, बीटा बहुत पॉपुलर है, बीटा के लिए पूछा हुआ है हमेशा कि HFB किसको बोलते हैं, तो सर बीटा को बोलते हैं, लेकिन अगर आपको HFB पूछना लगे तो वो अल्फा को बोलते हैं, तो वो आपको अल्फा को बोलते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो है फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री का होता है, यानी कि अगर आपको एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट नहीं चाहिए तो कॉमन बेस लगाइए, कॉमन इमीटर मत लगाइए। कॉमन इमीटर तो आपको फेज शिफ्ट करके देगा, वो तो इन्वर्टर की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये फेज शिफ्ट 0 डिग्री देता है, क्लियर। और पावर गेन इसका मीडियम होता है, इसलिए ये भी एज ए एम्पलीफायर वर्क कर जाएगा। लेकिन कॉमन कलेक्टर को हम कभी भी एज ए एम्पलीफायर नहीं लेते हैं, उसके दो तीन रीजन है, उनमें से एक रीजन ये है कि एक तो पावर गेन सबसे लोवेस्ट होता है उसका, इन तीनों में सबसे लोवेस्ट होता है उसका, और दूसरा आपने देखा कि एज ए एम्पलीफायर एक प्रॉब्लम और करता है वो क्या, उसका करंट गेन बहुत हाई है, तो वो लीकेज करंट को भी बहुत हाई कर देता है, क्योंकि कॉमन कलेक्टर के अंदर अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा करंट गेन उसी का होता है, गामा बीटा से भी ज़्यादा। तो उसकी एक प्रॉब्लम और होती है कि वो फिर लीकेज करंट को भी आपको बहुत क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसलिए हम वहाँ पे उसको अवॉइड करते हैं। हालांकि ये तो हम देखने की वजह से बात भी कर रहे हैं, ये रीजन तो ऑब्वियसली सही है, पर काउंटर कर सकते थे इसको, लेकिन काउंटर करते ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो एम्पलीफायर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसका पावर गेन भी बहुत कम है, उसका पावर गेन भी कम है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर आपने देखा था कि कॉमन इमीटर का भी करंट गेन कोई ज़्यादा कम नहीं होता है, बीटा है और गामा उससे एक कदम ही तो आगे, तो उसका भी करंट गेन ज़्यादा है बीटा का,
बट यहाँ पर हम इसको स्टेबल करने के लिए फिर बाइसिंग वगैरह करते हैं, तो कॉमन इमीटर को तो हम यूज में लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि पावर गेन हाईएस्ट है, पावर गेन इतना अच्छा तो हम एम्पलीफायर की तरह काम में लेंगे। और फिर दूसरी चीज़ की देखा मैंने कि इनपुट बेस पे और आउटपुट कलेक्टर पे, ये तो बहुत ही प्यारा कॉन्फ़िगरेशन है। इनपुट पे बेस पे ले रहे हैं, आउटपुट को कलेक्टर पे ले रहे हैं कॉमन इमीटर में, ये तो बहुत ही प्यारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो एम्पलीफायर में काम आएगा ही आएगा। इसलिए हम वहाँ पर जो करंट गेन की वजह से जो फायदा नुकसान होता है, उसका बीटा भी अच्छा खासा होता है। अरे भाई गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, एक कदम ही तो आगे बेचारा कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन इमीटर के भी बीटा अगर 49 होता है तो उसका 50 होता है, तो 49 वाला भी तो नुकसान कर सकता है, लीकेज करंट को तो वही बढ़ा सकता है। लेकिन हम वहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी पे फिर वर्क करते हैं कॉमन इमीटर की, तो वहीं कुछ बाइसिंग करते हैं। सेल्फ बाइस सर्किट इज द बेस्ट बाइसिंग सर्किट, तो हम इसकी स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अगले क्लास के अंदर। लेकिन हम आपको याद है कि फिर से कॉमन कलेक्टर को यूज में नहीं लेने का जो एक रीजन मेन जो है वो पावर गेन उसका सबसे लोवेस्ट होता है, तो वो हम इसके से लेते भी नहीं है। तो सर ये आपके सारे रीजन क्लियर है। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ है, फेज शिफ्ट 0 डिग्री, पावर गेन मीडियम होता है, वोल्टेज गेन इसका हाईएस्ट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस भी हाईएस्ट होता है, जबकि इनपुट रेजिस्टेंस का लोवेस्ट होता है, करंट गेन इसका लोवेस्ट होता है। तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान इन सबके हैं जो इस तरह से हैं। नाउ अब इसके एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है सर इसके? तो सर इसके एप्लीकेशन है, देखिए कॉमन बेस इज कॉल्ड कांस्टेंट करंट सोर्स। ये कॉमन बेस क्या कहलाता है? कांस्टेंट करंट सोर्स। इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स गिव्स कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड एज कांस्टेंट करंट सोर्स। इसको कांस्टेंट करंट सोर्स भी बोलते हैं, CCCS बोलते हैं इसको, CCCS मतलब इसका मतलब बोलते हैं सर कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है ना। अच्छा इसका नाम है करंट कंट्रोल, 3C क्यों है सर? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी इसको बोलते हैं। किसको? कॉमन बेस को करंट कंट्रोल करंट सोर्स। बीजेटी हम जानते हैं सर करंट कंट्रोल होता है और ये करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होता है। अच्छा सेकंड, कॉमन बेस की सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ होती है, इसलिए इसको हाई फ्रिक्वेंसी के लिए भी सूट करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में बहुत काम आता है तो यानी कि ये हाई फ्रिक्वेंसी यूसेज में काम आता है, सबसे ज़्यादा इसकी बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ होने का एक और फंडा देता हूँ, जो राइज टाइम और बैंडविड्थ का कनेक्शन पूछ सकता है कभी आपको, तो याद रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। राइज टाइम और बैंडविड्थ के बीच में होता है TR इक्वल्स टू 0.35 अपॉन बैंडविड्थ, यानी कि अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो उसका राइज टाइम कम होगा, और राइज टाइम कम है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो यानी कि थोड़ा सा एम्पलीफायर की स्पीड भी अच्छी होती है, तो इसकी कुछ वेट बढ़ जाता है। सर तो फिर तो उसका वेट बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ में फ़ायदा कर रहा है, कॉमन इमीटर से ज़्यादा फायदेमंद तो ये लग रहा है मुझे। तो कहाँ फ़ायदेमंद है भाई? सर देखो इसकी स्पीड तेज है इसकी एम्पलीफायर की, इसकी बैंडविड्थ हाई है, तो उसका मतलब ये हाई फ्रिक्वेंसी भी काम करता है, तो सर सबसे अच्छी चीज़ है ना इसमें। अरे बेटो ये सबसे मेन चीज़ है पावर, पावर गेन कितना है उसमें तो हाईएस्ट कौन है? कॉमन इमीटर है, इससे भी ज़्यादा हाई पड़ता है। दूसरी चीज़ कुछ तो नुकसान इसके भी है, RI इसका लोवेस्ट है और R0 हाईएस्ट है, इनपुट रेजिस्टेंस लोवेस्ट और आउटपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट, उल्टा है ना। एम्पलीफायर को ये थोड़ी चाहिए, एम्पलीफायर को तो इनपुट रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, आउटपुट रेजिस्टेंस कम चाहिए था, तो छोटे मोटे फ्लॉज तो सब में है बेटा। तो इसलिए इसके जो ऑर्डरिंग है वो सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे बेस्ट एम्पलीफायर ये होता है। फर्स्ट पे तो कॉमन इमीटर है सर, फर्स्ट पे तो कॉमन इमीटर है। कुछ फ़ायदे मैं मानता हूँ, इसकी स्पीड अच्छी होती है, इसके एम्पलीफायर की स्पीड अच्छी होती है। यूज्ड एज ए RF एम्पलीफायर, RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह यूज में लिया जाता है ये, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह यूज में लिया जाता है ये, ठीक है। यूज्ड एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आपको कभी इन्वर्ट नहीं करना है तो उसकी तरह से भी इसी को काम में लेते हैं, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, ठीक है। नाउ इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। देखो क्या होता है कि सर और कुछ करना ना करना हो भले आपको एज ए एम्पलीफायर काम नहीं करना कॉमन बेस से, कोई बात नहीं, कॉमन इमीटर से काम में लेना है, काम में लो। फिर कॉमन बेस एक काम बहुत अच्छे से करेगा आपका, और ये काम कॉमन कलेक्टर भी करेगा, इसलिए कॉमन कलेक्टर का भी एकमात्र काम वही होता है बाद में। अगर कॉमन कलेक्टर बना रहा होता हूँ तो वो भी इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है। कैसे करता है? देखो क्या होता है कि जस्ट आपका इनपुट सोर्स है, कोई भी सोर्स है, उसका रेजिस्टेंस अगर लो है और आपके पास लोड है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो क्या होगा कि अगर आप उसको सीधा कनेक्ट करते हो लोड पे, आपने सोर्स को लगा दिया लोड पे, तो सोर्स वहाँ पे उड़ सकता है, सोर्स वहाँ पे डैमेज हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं, ये वास्तव में रियल में होता है, 3-4 साल पहले की बात है। मेरा एक कज़न है, मेरा जो भाई है वो मेरे घर पे आया था, तो उस टाइम पे मेरे को क्लास लेने जाना था, तो मैं इवनिंग में क्लास लेने गया था।
मैंने उसको कहा था कि चल ठीक है, सब कुछ रूम में है, मैं क्लास लेके आता हूँ, नाइट में देखो मिलता हूँ, 4 घंटे की क्लास है मेरी, उसके बाद अपन बात करेंगे, अपन घूमेंगे आराम से। तो उसको कह दिया कि सब फ्रिज वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ एसी के स्विच वगैरह सब कुछ ये है, एंड गाने वाने सुनने तो ये सब वूफर वगैरह रखे हुए हैं, जो भी तो गाना वाना सुनना है सुन लेना, मिल के थे रात को। उसने कहा ठीक है तू जा आराम से, मैं मस्ती से ले लूँगा। वो मेरे जाने के बाद जब मैं वापस आया नाइट में, तो चुपचाप से टेंशन में था, कुछ काम कर रहा था अपने मोबाइल के अंदर। तो मैंने क्या हुआ, क्यों टेंशन में? तो उसने कहा था कि यार पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, मेरे फ़ोन की आवाज़ ही ख़त्म हो गई। मैंने क्यों, क्या ऐसा क्या हुआ ऐसा? तो उसने कहा पता नहीं यार, बस मैं तो तेरे गाने सुन रहा था तेरे इस पे स्पीकर के ऊपर, और ये उसका फ़ोन ही, मेरा फ़ोन ही गायब हो गया। एंड मैंने बोला भाई यार ये कौन, आपके जो तेरा फ़ोन है वो फालतू सा फ़ोन था वो मतलब छोड़ो ना, सैमसंग का बहुत सिंपल सा जो आता था, उस फ़ोन को तूने इतने बड़े वूफर पे लगा दिया। मेरे अच्छे खासे स्पीकर थे, जिसके अंदर मेरा जो मैकबुक है वो लगाता हूँ मैं, मैकबुक के लगाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे लगाते हैं, हाई पावर की चीज़ें इसमें लगाता हूँ मैं। और तूने इसको, तेरे से छोटा सा पिद्दी सा मोबाइल है उसको लगा दिया, उसकी पिन को तूने उसमें लगा दिया, और फिर गाने सुन रहा है। थोड़ी देर गाने सुनते तो फूक जाएगा वो तो पूरा, तेरा मोबाइल पूरा, उसका मोबाइल डैमेज हो गया पूरा। तो वो होना ही था, क्यों? क्योंकि उसने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। फिर उसको मैंने बैठ के उस दिन कॉपी पेन पे समझाया कि कॉमन बेस एम्पलीफायर किस काम में आता है, ये तो काम करता है। मैंने बोला कि देख तेरा सोर्स है ना, तेरा जो मोबाइल है ना, छोटा सा मोबाइल, उसका जो इम्पीडेंस है वो बहुत लो है, और जो तूने लोड लगा के ना, मेरा इतना तगड़ा जो एम्पलीफायर, बॉस के जो एम्पलीफायर खड़े लगा के मैंने, उसके जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है। इनको तो जब सीधा कनेक्ट कर देगा तो ये लोड की वजह से ये उड़ जाएगा, ये सोर्स उड़ जाएगा तेरा। तो ऐसे नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं फिर? मैंने कहा कि कॉमन बेस एम्पलीफायर लगा बीच में, मैं ये क्या करेगा, मैंने कहा इसका इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, तो ये लो से लो कनेक्ट करेगा, और फिर जब ये आउटपुट निकालेगा तो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, तो ये हाई से हाई कनेक्ट कर देगा, तो ये बीच में तेरे इसको उड़ने से बचाएगा सोर्स से लोड को। बीच में बस कॉमन बेस लगा और अब कनेक्ट कर दे, तो इससे तेरा क्या होगा, ये सोर्स उड़ेगा नहीं, ये काम करता रहेगा बिल्कुल। उसने बोला अच्छा यार, पहले तूने पढ़ाया नहीं यार, तू पहले पढ़ाया था तो मेरा फ़ोन बजा था। तो ये ध्यान रखना है, जब का फ़ोन है ना, छोटा सा फ़ोन, उसको हाई स्पीकर पे ना लगा दें, उड़ जाता है वो। बीच में फिर इसके लिए कनेक्टर होते हैं, वैसे तो अच्छे स्पीकर होते हैं, उनमें कनेक्टर होता भी है, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं, आपको लगाएंगे ना, वो उसके अपने आप एडजस्ट कर लेता है उसके अंदर का कनेक्टर, कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, जो भी आप सोर्स लगा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है, वरना वो बोल देता है पहले कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना लगाएं। तो इसलिए बड़े जो स्पीकर वगैरह होते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा सोर्स ही लगाते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि ये इम्पीडेंस मैचिंग होना बहुत जरूरी, तो ये इम्पीडेंस मैचिंग का काम कौन करता है? कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो यही काम कॉमन कलेक्टर भी करता है। जैसे कि अब मैं लास्ट कॉमन कलेक्टर ले लेता हूँ, क्योंकि कॉमन कलेक्टर को हमने लिया नहीं है यहाँ पर। इन इम्पीडेंस मैचिंग इट वर्क्स एज करंट बफर डिवाइस। अच्छा, एक और चीज़, ये करंट बफर की तरह काम कर रहा होता है इम्पीडेंस मैचिंग में, मतलब कांस्टेंट करंट दे रहा होता है, कांस्टेंट करंट को दे रहा होता है, करंट को कोई एम्पलीफाई नहीं कर रहा होता। जब आपको मैचिंग काम करना है तो एज एम्पलीफिकेशन कर ही नहीं रहा, वैसे भी इसका जो करंट है वो तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा होता है। अल्फा इसकी वैल्यू 0.98 क्यों होती है? तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट लगभग सेम से होते हैं इसके अंदर। तो कॉमन बेस के अंदर करंट जो गेन है वो सेम से होते हैं, तो करंट तो कांस्टेंट प्रोवाइड करता जा रहा है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जहां आप केवल इम्पीडेंस मैचिंग की तरह यूज में ले रहे हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट, इट यूज एज ए गुड स्विच, स्विच की तरह बहुत अच्छे से काम करता है। स्टार्ट्स आफ्टर वीसीबी इक्वल टू जीरो, सो इट कैन बी यूज एज ए गुड सिग्नल चॉपर। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर वीसीबी इक्वल टू जीरो के बाद ही जस्ट स्टार्ट करता है, तो जस्ट ऑन के लिए जीरो प्लस पे ऑन हो रहा है, तो ये आपका अच्छा स्विच बन सकता है, और ये सिग्नल को चॉप भी अच्छे से कर देता है। इसमें कुछ ऑफसेट वोल्टेज नहीं है, वीसी इक्वल टू 0.2 उसमें था, तो वो सिग्नल को चॉपिंग करने का काम अच्छे से नहीं कर सकता। सिग्नल चॉप करने वाला समझते हो ना तुम, जैसे क्लिपर के अंदर करते हैं अपन, सीधा काट दिया यहाँ से, सीधा काट दिया यहाँ से, तो इस सिग्नल को चॉप करने का काम तभी करेगा ना सर। आपका स्विच जैसे ऑन होगा उसी टाइम, उससे पहले ऑफ है सर, उससे के बाद ऑन है, ऑफ को पूरा हटा दिया। पर आपके यहाँ पे वीसीबी जीरो है इसलिए कर पा रहे हो आप, वीसीबी जीरो है, ये सिग्नल था, उसको चॉप कर देगा सर, ये काट देगा सर, जीरो के नीचे काट देगा, जीरो के ऊपर रखेगा इसको। लेकिन अगर आपके पास वीसी की वैल्यू कुछ 0.2 है, तो सर ये ढंग से काट भी नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सर सिग्नल पूरा अच्छे से कटेगा नहीं। 0.2 वोल्ट है, कुछ ना कुछ ऑफसेट वोल्टेज है, तो ये सिग्नल को चॉप नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छा सिग्नल चॉपर कौन होता है? कॉमन बेस होता है। तो ये कॉमन बेस की कहानी है ना। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन टेक्निक, उससे पहले एक बार कॉमन कलेक्टर के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो कॉमन कलेक्टर जो होता है आपके, आप जानते हैं ओबियसली सर कि इसमें कलेक्टर कॉमन होगा सर, वही कहानी, बेस तो फिक्स है यहाँ पे और इमीटर फिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पर सर बेस करंट I1 होगा, यहाँ पर VBC आपका V1 होगा, यहाँ पर इमीटर करंट आपका I2 होगा, और VEC आपके लिए V2 होगा। ये सब क्लियर है। इनके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, बस इसके जो एप्लीकेशन होता है इसके अंदर बस देख लेना कि ये भी इम्पीडेंस मैचिंग होता है, इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है। और यहाँ पर 2-3 बातें जो होती है वो यही होती है कि कॉमन कलेक्टर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन है? इमीटर फॉलोअर।
कॉमन कलेक्टर को बोलते हैं इमीटर फॉलोअर भी, फेमस है ये। अकेला एक कॉमन कलेक्टर है, उसको बोलते हैं इमीटर फॉलोअर। दो कॉमन कलेक्टर को अगर मैं कैस्केडिंग में लगा दूंगा तो उसको बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर। क्या बोलते हैं? डार्लिंगटन पेयर। डार्लिंगटन पेयर, इसका मतलब होता है कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर। दो कॉमन कलेक्टर लगा कैसे लगा सकते हैं, ये साइंटिस्ट ने बताया था। और उस टाइम में गेन जो होता है इसका जो गेन होता है वो होता है गामा 1 प्लस बीटा, और इसका गेन होता है 1 प्लस बीटा का स्क्वायर। नियरली इसका जब करंट गेन निकालोगे तो 1 प्लस बीटा का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ये इसकी खास चीज़ होती है। मेन है इम्पीडेंस मैचिंग। ये क्या करता है सर? ये इम्पीडेंस मैचिंग करता है क्योंकि इसके अंदर जब RI लोगे, इनपुट रेजिस्टेंस, तो कॉमन बेस के अंदर हमने देखा था कि वहाँ लोवेस्ट था, इसके अंदर हाईएस्ट आता है। आउटपुट रेजिस्टेंस के अंदर लोवेस्ट होता है, करंट गेन इसमें हाईएस्ट होता है, इन तीनों में से बात करेंगे तो। और वोल्टेज गेन इसके अंदर लोवेस्ट होता है, जस्ट उल्टा कॉमन बेस का। इस मामले में कॉमन एमिटर ठीक है, सब में मीडियम है वो, जबकि 5th नंबर पे पावर गेन इसका लोवेस्ट होता है। पावर गेन भी लोवेस्ट होता है, बस यही मात खा गया है, ये पावर गेन इसका लोवेस्ट होता है। तो अगर मैं बोलूँ पहले तो किसी जो कंपैरिजन कर रहे हैं अपन कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के, तो कुछ ऐसे ऐसे कंपैरिजन होंगे। यहाँ पर RI जो देखूंगा वो इसके अंदर यहाँ तो मीडियम है, कॉमन बेस के अंदर देखूंगा RI तो सर वो होगा यहाँ पर लोवेस्ट, यहाँ पर आएगा हाईएस्ट। R0 देखूंगा ये फिर से मीडियम, यहाँ पर ये हाईएस्ट, ये लोवेस्ट। करंट गेन जब देखूंगा ये फिर से मीडियम, यहाँ पर ये लोवेस्ट, अल्फा होता है ना इसका करंट गेन ये, और ये बीटा होता है ना मीडियम, और ये गामा होता है ना तो इसका हाईएस्ट होता है। वोल्टेज गेन देखूंगा ये फिर से मीडियम, बट इसका वोल्टेज गेन हाईएस्ट होता है कॉमन बेस का, ये होता है लोवेस्ट पे। तो आपने देखा होगा ध्यान से कि आपके जो इनपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है तो करंट गेन भी वैसे मैच कर रहा है, स्पेशली कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर में। अगर इनपुट रेजिस्टेंस लोवेस्ट है तो करंट गेन भी लोवेस्ट है, और करंट गेन सबको याद रहता है। कॉमन बेस का अल्फा होता है, कॉमन कलेक्टर गामा होता है। कॉमन कलेक्टर गामा क्यों होता है? अल्फा बीटा गामा में बीटा तो फिक्स है सर कॉमन इमीटर का। कॉमन इमीटर जो हमारा फेवरेट है, हमारा कॉमन इमीटर, उसका बीटा फिक्स है क्योंकि बीटा बार बार काम आता है। IC इक्वल्स टू बीटा IB 1 प्लस बीटा ICO, बीटा बहुत काम का है। अल्फा गामा के अंदर भी मेरे को कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि सर कॉमन कलेक्टर का सबसे हाई होता है करंट गेन, इसलिए तो कॉमन कलेक्टर को पढ़ते ही नहीं सर, आपने पढ़ाया भी नहीं था, क्योंकि वो करंट गेन इतना हाई कि लीकेज करंट भी बढ़ाता है तो ध्यान नहीं देते। और दूसरी चीज़ की पावर गेन सबसे कम होता है इसका। तो कॉमन कलेक्टर का तो करंट गेन हाई है, और कॉमन बेस का फिर इसका मतलब लोवेस्ट है, अल्फा हो जाएगा उसका गामा है तो फिर बाकी सब चीज़ें बता दूंगा मैं अपने आप कि अगर करंट गेन मिनिमम है तो फिर इसका इनपुट रेजिस्टेंस भी मिनिमम है। जो इनपुट रेजिस्टेंस वही करंट गेन, एक छोड़ के एक, ऐसे जो आउटपुट रेजिस्टेंस वही वोल्टेज गेन। तो यानी कि सर इसका करंट गेन मिनिमम है तो इसका मतलब लोवेस्ट है इन तीनों में से, तो इसका मतलब इसका इनपुट रेजिस्टेंस भी लोवेस्ट होगा किसका? कॉमन बेस का। जबकि अब जो बचा हुआ है वोल्टेज गेन इसका हाईएस्ट है तो आउटपुट रेजिस्टेंस भी हाईएस्ट होगा। इसका उल्टा, यहाँ करंट गेन हाईएस्ट था, बस करंट गेन याद है मेरे को कि कॉमन कलेक्टर करंट गेन हाईएस्ट है तो इनपुट रेजिस्टेंस भी हाईएस्ट है, और इनपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट है तो आउटपुट रेजिस्टेंस लोवेस्ट है एंड वोल्टेज गेन भी लोवेस्ट है। सारी बातें समझ में आई? कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ मैं, बात सारी की सारी बात समझ में आई, याद करने की ट्रिक समझ में आई, कैसे याद कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये है इसकी सारी स्टोरी, ये है इसकी सारी समरी। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा कि इसमें इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस कैसे वर्क करता है। इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस सर यहाँ पर समझ गया मैं, यहाँ पर अगर आपका सोर्स होगा और इस सोर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर अगर हाई है, पिछली बार लो था, हाई है, तो सर हमें पता है कि आप क्या करोगे सर, आप कहोगे कि बीच में एक ऐसा कॉमन कलेक्टर लगा दो ताकि वो क्या कर सके सर, वो इस लोड के साथ जब कनेक्ट हो, इस लोड के साथ जब कनेक्ट हो तो आराम से कनेक्ट हो सके। क्योंकि अगर लोड का अगर रेजिस्टेंस लो है, लोवेस्ट, तो फिर आपकी कहानी उल्टी हो जाएगी। मतलब
कहने का मतलब है कि हमें पता है कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस सर हाईएस्ट होता है, तो ये हाई से हाई मिल जाएगा, और यहाँ पे इसका आउटपुट रेजिस्टेंस लोएस्ट होता है, तो लो से लो मिल जाएगा। सीधा लगा दिया अगर आपने लोड को, तो इस बार लोड उड़ सकता है, तो इस बार लोड खत्म हो सकता है, इस बार लोड खत्म हो सकता है, क्योंकि लोड का जो रेजिस्टेंस है वो लो है, लोड का जो रेजिस्टेंस है वो लो है। मतलब जैसे कि आपने देखा कि बहुत बड़े वो देखिए आपने जो डीजे होते हैं जहाँ पे डांस करते हैं फुल नाइट, तो डीजे के अंदर होते हैं ना, तो बहुत बड़े जो सोर्स होते हैं उसके सोर्स बहुत हाई होते हैं, एंड उसके स्पीकर्स भी बहुत बड़े लगे होते हैं। आपका क्या मन किया, वहाँ गए आपने उसके स्पीकर चला दिया, कोई नहीं था, आपने यहाँ पे अपना ये जो ईयरफोन है ईयरफोन लगा के फिर कान सुनने लग गए। आपके सोर्स तो बहुत हाई, और जो डीजे है वो सोर्स तो बहुत हाई, और ईयरफोन लगा रखा है आपने, लोड इतना लो, लोड का रेजिस्टेंस बहुत लो, लोड को उड़ा देगा वो, लोड फूक जाएगा पूरा, लोड पूरा फूक गया। आपने इसको लोड को वहाँ लगा दिया, उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं आवाज़ के साथ, वो लोड को उड़ा देगा, क्योंकि इतने हाई रेजिस्टेंस को आप इतने लो रेजिस्टेंस पे जोड़ेंगे, लोड उड़ जाएगा। आपकी बार पिछली बार सोर्स उड़ा था, उसका फ़ोन उड़ गया था, अब की बार लोड उड़ जाएगा। तो क्या करते हैं सर, बीच में कॉमन कलेक्टर लगा दो, इनके रेजिस्टेंस मैच कर जाएगा, अब आप आराम से गाना सुनो। आपको ईयरफोन पर ईयरबड पे लगाना है, वहाँ पे एक कॉमन कलेक्टर का लगाते हैं जंक्शन, उसके अंदर प्लग लगाते हैं, और फिर कान में गाना सुन सकते हो। इतने बड़े हाई रेजिस्टेंस के सोर्स के बावजूद भी आप आराम से ईयरफोन से भी गाना सुन सकते हो, तो जो ईयरबड्स भी आपको हैंडल कर जाएगा। तो ये काम कर लेता है इम्पीडेंस मैचिंग का। तो इम्पीडेंस मैचिंग का काम कौन करते हैं, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। डिपेंड करता है कि कौन सा इम्पीडेंस मैचिंग करना है। सोर्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लोड का कम है, तो कॉमन कलेक्टर लगा देना। सोर्स का कम है, लोड का ज़्यादा है, तो बीच में कॉमन बेस लगा देना। तो ये काम केवल इम्पीडेंस मैचिंग का कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर करते हैं, कॉमन इमीटर नहीं करवाता। क्लियर है। तो ये आपका रेजिस्टेंस को मैच करने का काम करते हैं। तो ये सारे का सारा आज का चैप्टर हुआ, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के बारे में जाना अपन ने। इन तीनों की सारी स्टोरी जानी मैंने। इनके अंदर कुछ छोटा मोटा डाउट है, वैसे तो मैंने सारी थ्योरी यहीं बता दी थी, सारे थ्योरेटिकली पॉइंट्स थे आज की क्लास में, तो वो आपने नोट डाउन कर लेंगे। इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को जानने के बाद अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी होगी तो उसको हैंडल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ 16th को हम मिलेंगे। अब 13, 14, 15 क्यों मैं छुट्टी पे हूँ, तो हम 16th को शुरू करेंगे। 16th की क्लास के अंदर इससे आगे की हम बात जानेंगे। यहाँ तक कि कुछ भी क्वेरी हो तो आप बोल देना, डाउट जो भी पूछ लेना। हम इसके आगे जो हम है, जिसको जस्ट स्टार्ट ही करने वाला हूँ, अध्याय 2 चैप्टर 2 इसका बीजेटी का, जिसका नाम है स्टेबलाइजेशन टेक्निक, वो जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो उसको हम जानेंगे। स्टेबलाइजेशन टेक्निक जो 2 होती है, वाइसिंग टेक्निक एंड कंपनसेशन टेक्निक, क्या होती है, इसको वहीं जाने जब हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक इन 3 दिनों में इतना कुछ जो हमने पढ़ा है उसको कवर करके आइएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ एनालॉग तो पढ़ के आइएगा। एनालॉग जो मैंने शुरुआत की, क्लिपर क्लैम्पर समझने वाली चीज़ें हैं और हाथ से बनाने वाली चीज़ें हैं। तो क्लिपर क्लैम्पर रेक्टिफायर हमारे बहुत काम के होते हैं ये। तो उस दिन रेक्टिफायर जो समझा रहा था, मैं समझने में बहुत ध्यान से समझना है, इसके सारे पॉइंट्स, ऑटो पॉइंट्स, बहुत प्यार से थ्योरी लिखी है और बहुत प्यार से समझाया है हर चीज़ को। लाइव रहेंगे, लाइव रहा करें तो उसके सारे डाउट्स आप वहीं पूछ भी पाएंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम अपनी फुल एनर्जी से आपको बता पाएंगे। और बाकी इस एनालॉग को पढ़ने के बाद फिर आ जाइए वापस बाउंस बैक पे, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाले हैं। बीजेटी के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल होते हैं वो अब बनना शुरू होंगे आपके, जब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वाइसिंग वाला वो पढ़ लेंगे एक बार के लिए। तो तब तक के लिए आप लोगों को यहीं से मैं अलविदा कहता हूँ। मिलते हैं 16 को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और मिलते हैं इंडिपेंडेंस डे के नेक्स्ट डे से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।